अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन आशा और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 20। तो चल स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीद शाह एपिसोड नंबर 20। सरदार ने दुआम के लब्बों को छोड़ा तो इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। दुआम की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। सरदार ने इसका हाथ थामा। इसकी आंखों में एक ऐसी गहरी चमक थी जो दुआम को अपने शहर में खींच रही थी। चलो सजन साईं, सरदार की बेताब आवाज गूंजी थी। कहाँ? इसने हैरत से पूछा। सितारों के शहर में। अभी रात जमा है और हमारी कहानी का एक नया बाप खुलना है। वो दुआम को अपने साथ लेकर नदी के किनारे एक छुपे हुए रास्ते की तरफ बढ़ा। दुआम ने कोई मजाहमत नहीं की थी। इसके कदम खुद ब खुद सरदार के साथ चलने लगे। इसे मालूम था कि ये शख्स इसे कहाँ लेकर जा रहा है। चंद कदम चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ नदी के किनारे एक छोटा सा हेमा लगा हुआ था। हेमे के अंदर धीमी रोशनी फैली हुई थी, शायद किसी लालटेन की वजह से। अंदर नरम गद्दे बिछे हुए थे और माहौल में फूलों की हल्की खुशबू रची हुई थी। नदी की लहरों की सरसराहट और रात के पुरसुकून सन्नाटे ने इस लम्हे को मजीद पुरसरार और दिलकश बना दिया था। सरदार ने दुआम का हाथ थामे इसे हेमे के अंदर ले गया। कैसा लगा सजन साईं? सरदार ने इसके चेहरे पर झुकते हुए सरगोशी की। इसकी नजर दुआम की आंखों में गड़ी हुई थी। यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं और हमारी मोहब्बत। दुआम की सांसें तेज होगी। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसे सरदार की आंखों में देखा जहां वही शिद्दत थी जो इसे अपने हिसाब में ले रही थी। सरदार ने इसे अपनी बाजू में लिया और नरमी से गद्दू पर बिठाया। वो खुद भी इसके करीब ही बैठ गया। इसकी नजर दुआम के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम्हारी ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही है मेरा खामोश साईं, सरदार ने इसके चेहरे पर झुकते हुए कहा। इसकी आवाज में एक नशा सा था। क्या तुम नहीं जानती कि मेरी हर सांस तुम्हारे नाम से जुड़ी है? मेरी हर धड़कन तुम्हारे लिए है। इसे दुआम के गालों को अपने हाथों में लिया। उसके अंगूठे इसके नरम लबों पर आहिस्ता से फेरे। दुआम ने मुश्किल दुआम ने बामुश्किल अपने लब खोले। आपकी ये जुनूनी बातें मुझे डरा रही हैं डाकू जी। इसकी आवाज कांप रही थी। डर? सरदार की आंखों में एक चमक उभरी। ये डर नहीं है मेरी जान, ये मेरी मोहब्बत की आग है जो तुम्हें अपनी लपेट में ले रही है। ये मेरा जुनून है जो तुम्हें मुझ में समो लेना चाहता है। इसने दुआम के चेहरे को अपने करीब किया। इसकी सांसें दुआम के लबों से टकरा रही थी। मैं तुम्हारी हर चीज पर हक रखता हूँ दुआम, तुम्हारी मुस्कुराहट पर, तुम्हारी खामोशी पर, तुम्हारी हर सांस पर। इसने दुआम की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। इसकी गर्म सांसें दुआम के जिल्द पर महसूस हो रही थी। दुआम की जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। सरदार के लब आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर हरकत करने लगे। इसकी उंगलियों ने दुआम के बालों पर अपना रास्ता बनाया। तुम्हें नहीं मालूम मेरा मीठा साईं, तुमने मुझे कितना बेताब कर रखा है। सरदार की आवाज भारी हो चुकी थी। तुम्हारी कुर्बत के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। मैं तुम्हें अपनी रूह में उतार देना चाहता हूँ। इसे दुआम की कमीज के बटन खोलना शुरू किए। इसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ दुआम ही समझ सकती थी। दुआम ने एक लम्हे को मजाहमत की मगर इसका जिस्म खुद ही सरदार की कुर्बत में पिघल रहा था। इसके अंदर की हवाइश भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। सरदार ने इसके लबों पर झुककर एक ऐसा शिद्दत लमस जो कि पिछले तमाम लम्बस से ज्यादा गहरा और जुनूनी था। इस बोसे में सरदार की सारी बेताबी, सारी शिद्दत और सारी दीवानगी सिमट आई थी। दुआम ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका वजूद सरदार के हाथों में बेजान हो रहा था। सरदार ने दुआम को नरमी से गद्दू पलटाया। इसकी आंखें दुआम के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम्हारी नाराजगी नहीं सह सकता मैं सजन साईं, मुझसे नाराज ना हुआ करो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इसने सरगोशी की। इसकी आवाज में कैसी मलकियती एहसास था जो दुआम को अंदर तक महसूस हुआ। इसके लब दुआम के चेहरे से होते हुए इसकी गर्दन और फिर इसके सीने की तरफ बढ़ने लगे। दुआम का जिस्म सरदार की लमस से कांप रहा था। इसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। तुम्हें आज मेरी हर शिद्दत महसूस करनी होगी दुआम, सरदार की आवाज में एक गहरा नशा था। आज तुम्हें मेरी मोहब्बत के हर रंग में रंग ना होगा। इसके हाथ दुआम के लिबास पर हरकत करने लगे। हर लमस में एक ऐसी प्यास थी जो कि बरसों की प्यास थी। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका वजूद सरदार के हवाले हो चुका था। रात गहरी होती जा रही थी और नदी के किनारे ये कैंप इनकी जनूनी मोहब्बत का गवाह बन रहा था। रियान का आज गांव में रुकने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इसका मामूल था कि वो कहीं कहीं दिन गांव में गुजारता, मगर अपने कमरे में मौजूद एक नए वजूद को देखकर वो अब चाहने के बावजूद भी गांव में नहीं रुक पा रहा था। रुबाब की मौजूदगी ने इसे बेचैन कर दिया था। इसकी हर सांस में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी जो इसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसके दिल में कहीं ख्वाहिश थी जल्द रुबाब के करीब होना। वो घर आया तो बेला सहन में बैठी किताब पढ़ रही थी। इसे देखते ही इसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह, आप आज कैसे यहाँ? बेला ने किताब बंद करते हुए शरारत से पूछा। इसकी आंखों में चमक थी। पहले तो एक हफ्ता तक घर में नजर नहीं आते थे, अब आप रोज रोज यहाँ पर क्या करते हैं? इसकी शरारती सी हंसी पूरे सहन में गूंज उठी थी। ये मेरा ही घर है मोहतरमा, और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। रियान ने एक बात याना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इसकी नजरें बेला से होती हुई रुबाब की तरफ गई जो पास ही खड़ी पानी का गिलास भर रही थी। और वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं आता, अपनी माँ और बीवी के लिए आता हूँ। इसकी आवाज में एक खास किस्म का दबदबा था। बेला ने अपनी आंखें सुकेरी। इसकी शरारत मजीद बढ़ गई। अच्छा जी, आपकी वालदा साहिबा तो पहले भी यहीं पर थी, पहले तो नहीं आते थे। अब बेला आप भी शरारत से भरपूर जवाब दे रही थी। इसकी आवाज में तंज और छेड़छाड़ थी। बेला का ये जवाब सुनकर बाकुआ तो खड़े खड़े पसीने छूटने लगे। इसके हाथ में पकड़ा गिलास कांपने लगा। रियान की बेबाक नजर से पूरी तरह से घेर चुकी थी। इसकी आंखों में कैसी शिद्दत थी जो रुबाब को अंदर तक पजल कर रही थी। इसने आगे बढ़ते हुए इसके हाथ से गिलास थामकर अपने लबों से लगाया। रियान की नजर इसके चेहरे पर, फिर इसकी गर्दन पर और फिर इसके लिबास पर ठहरी। हर नजर में एक ऐसी बेबाकी थी जो रबाब को बेचैन कर रही थी। रबाब को लगा जैसे वो उसकी नजरों की हदत से पिघल जाएगी। इसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लगा जैसे वो सीने से बाहर निकल आएगी। रियान की ये बेबाकी और उसकी नजरों की शिद्दत ने रबाब को मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था। अम्मी देखिए, आपकी लाडली मिरिया जाने का हिसाब ले रही है। ये नहीं कि भाई को खाने पीने का कुछ पूछ ले। वो मुसलसल इससे खुद पर निगाह जमाए देख रहा था, जबकि खुद इसकी निगाहें बार बार रुबाब की तरफ भटक रही थी। इसकी शरारती निगाहों में पर इसने फौरन ही अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए अम्मी को शिकायत की थी, जबकि वो खिलखिलाते हुए इसके पीछे
पीछे ही आई थी। यकीनन आप अंदर इन दोनों बहन भाई में जंग होने वाली थी। रुबाब भी मुस्कुराते हुए इनके पीछे ही अंदर आई थी। सरदार के मोबाइल पर बाला का मैसेज आया, जिसकी हल्की सी वाइब्रेशन ने रात की खामोशी को तोड़ा। इस वक्त सरदार दुआम के करीब लेटा था। इसकी सांसों की गर्मी दुआम की चेहरे पर महसूस हो रही थी। दुआम इसकी शिद्दत से थका कर गहरी नींद सो चुकी थी। इसके चेहरे पर एक मासूम सा सुकून था। मैसेज पढ़ते ही सरदार समझ गया कि टिकट पर निकलने का वक्त हो चुका है। इसकी आंखों में एक लम्हे को बेचैनी उभरी। इसने आहिस्ता से बाला को मैसेज का जवाब दिया। इसकी उंगलियां एहतियात से कीपैड पर हरकत कर रही थी ताकि दुआम की नींद में हलल ना पड़े। फिर इसने एक गहरा सांस लिया। उन्होंने पहले इरादा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कबीले से निकलने का किया था, लेकिन अब वो रात के 2 बजे कबीले से निकलने वाले थे। इसकी नजर दुआम के मासूम चेहरे पर जम गई। वो इसके डर को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो जानता था कि दुआम इस काम से कितनी खौफजदा है, मगर वो मजबूर था। वो किसी के कहने पर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था। इसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ दुआम की मोहब्बत और दूसरी तरफ इसका फर्ज। सरदार ने निहायत एहतियात से दुआम को अपने बाहों में उठाया। दुआम नींद में ही सरदार के सीने से लगी। इसकी सांसें सरदार की धड़कनों में घुल गई थी। सरदार ने दुआम को अपने बाहों में लिए हफीफ रस्ते से अपने कमरे की तरफ चला गया। बाहर से निकलते हुए इसकी आंखें मसलसल दुआम के चेहरे पर जमी हुई थी, जो चांदनी की हल्की रोशनी में मजीद हसीन लग रहा था। ये मासूमियत, ये बेफिक्री इसके लिए इसके कुल कायनात थी। इसकी हर जंग का मकसद वो इसे किसी भी कीमत पर महफूज रखना चाहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ। इसने दुआम को एहतियात से बिस्तर पर लिटाया, जैसे कोई कीमती शय रख रहा हो। इसके चेहरे पर बिखरे बालों को नरमी से हटाया और एक लम्हे को इसके चेहरे को तकता रहा। इसकी आंखों में मोहब्बत, दीवानगी और गहरा जुनून था। वो दुआम के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। थोड़ी ही देर में वो हमेशा की तरह टिकट के लिए तैयार हो चुका था, मगर जाने से पहले इसने एक बार फिर से दुआम की तरफ देखा। दुआम गहरी नींद में थी। इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। सरदार ने झुककर दुआम का माथा शिद्दत से चुमा। एक ऐसा बोसा जो इसकी तमाम मोहब्बत, हिफाजत और बेबसी का इजहार था। मेरे सजन साईं से सरगोशी की मैं मजबूर हूँ। इस बात के अलावा तुम्हारी हर बात मानूंगा, वादा है मेरा। इसने एक गहरा सांस लिया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी जब सरदार उसके डाकुओं का गिरोह अपने नए हब की तरफ बढ़ा था। ये एक बड़ा आलीशान घर था जो गांव के खास इलाके में वाक़या था। सरदार को मालूम था कि इस घर का मालिक गैरकानूनी असले का कारोबार करता है और अपने ज्यादातर काला धन बैंकों में रखता है, मगर इसकी बीवी ज़ेवरात की बेहद शौकीन थी और उनकी नुमाइश भी करती फिरती रहती थी। यही इनका आज का निशाना था। अंधेरा गहरा था और बारिश के बाद की ठंडी हवा माहौल को मजीद पुरसरार बना रही थी। वो लोग खामोशी से घर के करीब पहुंचे। बाला ने इशारा किया और सबने अपने घरों को एक महफूज मकाम पर बांध दिया। इनके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, जैसे साए हों जो रात की तारीकी में गुल मिल गए हों। घर के बाहर मौजूद गार्ड्स को महार से बेहोश किया गया, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर। सरदार की आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये इनके लिए एक मकसद था। अंदर दाखिल होते हुए इसकी नजरें घर की कीमती अशिया पर पड़ी, मगर इनका हफ वाजिया था। वो सीधे मरकजी खौफगाह की तरफ बढ़े। वहां मौजूद मालकिन गहरी नींद सो रही थी। इसके चेहरे पर सोने की ज़ेवरात की चमक नुमाया थी। बाला ने अपने रुमाल पर हल्की सी दवाई छिड़की और नरम से इसके चेहरे पर रख दिया। चंद ही लम्हों में वह मजीद गहरी नींद में चली गई। सरदार ने अलमारी और तिजोरी को खोलना शुरू किया। इसकी नजरें ज़ेवरात पर थी और फिर इनके हाथ एक ऐसी दौलत लगी जिसकी उन्होंने तवक्को भी नहीं की थी। तिजोरी ज़ेवरात से भरी हुई थी। सोने के हार, चमकदार हीरे के सेट, कीमती पत्थरों से जुड़े कड़े और अंगूठियां। ये सिर्फ ज़ेवरात ही नहीं, ये इन बच्चों की जिंदगी की उम्मीद थी जिनका इलाज होना था। सरदार ने एक नजर इन ज़ेवरात पर डाली। इसके चेहरे पर एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई। ये वो रकम थी जो गरीबों के हक की थी और जो इन सौदागरों ने अपने पास रखी हुई थी। सरदार, ये तो हमारी तवक्को से भी ज्यादा है। बाला ने सरगोशी की। इसकी आवाज में हैरत और खुशी थी। इस महीने की सारी टेंशन खत्म हो गई। सरदार एक गहरा सांस लिया। इसके दिल को सुकून महसूस हुआ। ये इनका हक था जो हमने वापस ले लिया। इसने धीमी आवाज में कहा। थैले ज़ेवरात से भरे जा रहे थे। हर चमकता नगीना इसे अपनी बहन की आखिरी लम्हों की याद दिला रहा था। वापसी पर वो लोग काफी खुश थे। इनके हाथ काफी सारा माल लग चुका था। देरी रात में इनकी गोरे तेजी से कबीले की तरफ दौड़ रहे थे और इनके दिलों में एक अजीब सा इत्मीनान था। इस महीने की सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों के लिए एक बड़ी रकम मिल गई थी। अब कोई बच्चा इस बीमारी से नहीं मरेगा जिस बीमारी से इनकी बहन मरी थी। सरदार की आंखों के सामने इसकी बहन का मासूम चेहरा घूम गया। वो आज भी इस दिन को नहीं भूलता था जब इसने ऐसे अमीर लोगों के आगे हाथ फैलाए थे, इससे भीख मांगी थी इनकी बहन की जिंदगी बचा ली जाए। वो 8-9 साल की बच्ची इस बीमारी से तड़प तड़प कर मर गई थी, लेकिन इन सौदागरों ने इन पर तरस नहीं खाया था। इनकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। ये लोग जो खुद को गरीबों का मसीहा कहलवाते थे, किसी ने इनकी बहन की मदद नहीं की थी। हालांकि वो सारा पैसा ज़कात का था, यानी कि यतीमों और गरीबों की अमानत था, लेकिन इस वक्त किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। इन्हें इनकी हक की रकम न दी गई थी। इनसे इनका हक छीन लिया गया था, इसीलिए वो अब अपना हक ऐसे लोगों से छीनकर इनके हकदारों को दे रहा था। इसके लिए ये सिर्फ डकैती ही नहीं, ये इंसाफ था। इसके दिल में एक गहरा सुकून था जिसे इसने अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा कर लिया हो। सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और खुशी फैली हुई थी। इसकी आंखों में एक फतेहाना चमक थी, जैसे इसने दुनिया फतह कर ली हो। इसने दुआम को देखा जो अब भी गहरी नींद में थी। इसके चेहरे पर मासूमियत, बेफिक्री नुमाया थी। सरदार के कदम खुद ब खुद बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। वो आहिस्ता से बिस्तर पर आया और दुआम के पास लेटते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया। आज वो बहुत खुश था। इसके दिल पर से एक भारी बोझ उतर चुका था। इसे इन 8 सालों में पहली डकैती इतनी मुश्किल लगी थी, इसलिए नहीं कि क्योंकि वो जख्मी था, बल्कि इसलिए कि डर था कि अगर वो डकैती करने में कामयाब ना हो पाया तो इन मासूम बच्चियों की जान चली जाएगी जो इसकी उम्मीद पर बैठी थी। इसके दिल में इसके लिए गहरा दर्द था जो हर कीमत पर इनकी जिंदगी बचाना चाहता था। कल ये सारी रकम अस्पताल पहुंच जाएगी और फिर इन बच्चियों की जान बच जाएगी, ये सोचकर ही इसके लिए सुकून थी। ये इसके लिए बहुत खुशी की बात थी, एक ऐसी खुशी जो इसने अस्से से महसूस नहीं की थी। इसने दुआम को अपने करीब करते हुए इसके माथे को पूरी शिद्दत से चूम लिया था। इसका मोहब्बत भरा लम्हा इसकी शुक्रगुजारी और ईमान का इजहार था। दुआम ने आहिस्ता से आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी आंखों में नींद और हैरत का मिलाप था। डाकू जी, आप कहीं मत जाइएगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। इसकी आवाज में एक मासूम सी जिद थी जिस पर इसकी नींद गालब आ रही थी। सरदार नरमी से मुस्कुराया। इसकी आंखों में शरारत थी। उफ सरदार, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता सज्जन साईं। वो इसके लबों पर झुकते हुए पूरी शिद्दत से इसके लबों को चूमने लगा। इसके बोसे में सरदार की सारी खुशी, सारी राहत और सारी मोहब्बत सिमट आई थी। दुआम को अपनी नींद का दुश्मन लगा तो
अगले ही लम्हे वो अपने होंठ इसके कैद से आजाद कराते हुए इसके सीने में खुद को छुपा गई थी। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था, जबकि जिस अंदाज में इसने अपने आप को इसके सीने में छुपाया था, इस पर सरदार का कहकर कमरे में गूंज उठा और फिर पूरी शिद्दत से इसे खुद में कैद करते हुए वो लाइट ऑफ कर गया था। रात की तारीख में इनकी गुर्बत मजीद गहरी हो गई थी। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है। वो कमरे में दाखिल हुआ तो रियान से देखते हुए कहा था, पूछने की जरूरत नहीं। आप अम्मी को बता रहे थे ना कि आप पहले से काफी बेहतर है। वो मेरी अम्मी है रुबाब, ऑफकोर्स मैं इनसे यही कहूंगा कि मैं बेहतर हूँ। इन्हें तो नहीं बता सकता कि मुझे कहाँ कहाँ तक है, वरना वो परेशान हो जाती। वो सीरियस अंदाज में बोला तो रुबाब को सचमुच में ये लगा कि इसे पूछना चाहिए था कि वो कैसा है। वो इससे इतनी लापरवाह नहीं रह सकती थी। वो इसका शौहर था, बेशक वो इसके साथ जो कुछ कर चुका था वो बुलाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ आने के बाद इसने इस इंसान में पूरी तरह से एक अलग इंसान पाया था। कल रात अम्मी ने इनसे पूछा था कि इसकी तबीयत कैसी है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो इसने बड़ी नरमी से मुस्कुरा कर कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, इसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा, जिस पर वो भी बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर वो दोबारा से अपनी जॉब भी ज्वाइन कर चुका था, लेकिन इसे ये नहीं सोचा था कि अपनी माँ को मुतमईन करने के लिए वो यही कह सकता है। इसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। वो शोर होने के नाते क्या पूछती, इसने तो इंसानियत के नाते भी इसकी तबीयत ना पूछी थी। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने आपसे नहीं पूछा कि अब आप कैसा महसूस करेंगे। बाकी मेरी लापरवाही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कैसा लग रहा है आपको, कहीं दर्द वगैरह तो है तो बताएं। वो परेशान से अंदर आ गई थी, जबकि रियान के लबों पर एक शरारती से मुस्कुराहट थी। आप क्या फायदा पूछने का, इसने कहा। वैसे हद नहीं होगी, बीवी को शोहर की हैरियत पूछनी है, ये बात भी तुम्हें शोहर बेचारा ही बताए। वो मजीदी से शर्मिंदा करने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो दरअसल मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। हाँ हाँ ठीक है, अब बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, काफी दर्द है मुझे, पीछे कंधे में और टांग में भी दर्द है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा हूँ। मैं शरारती अंदाज में बोला, लेकिन चेहरे पर संजीदगी सजाकर आपको वॉशरूम जाना है। वो नरमी से इसके करीब आते हुए पूछने लगी तो वो अगले ही लम्हे थोड़ा सा सीधा हुआ था, जैसे इसके पास आने पर इसके सहारे उठेगा। रुबाब थोड़ा समझ कर आगे बढ़ी, जबकि इसके करीब झुकते हुए वो इसके बाजू को अपने कांधे पर रखने ही लगी थी कि अचानक इसी कमर में हाथ डालता इसे अपने आप को खींचते हुए इसके साथ ही बेड पर गिर गया था। रियान, आप वो परेशानी से इसका चेहरा देखने लगी। हाँ जाने मन आपका शोर, आपका रियान, जिससे आप दूर भागती हैं, लेकिन मैं आपको खुद से दूर भागने नहीं दूंगा। वो क्या है ना कि जितना हम दूर दोनों एक दूसरे के पास लेंगे, इतना एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे समझना ही नहीं चाहती। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना, अब गहरी रिश्तेदारी बनाई है आपने, आपसे तो इस रिश्तेदारी को किसी तरफ तो लेकर जाना ही है। बस के चेहरे को थामते हुए इसे अपने करीब से उठने नहीं दे रहा था, जबकि वो बॉल खलाहट में समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। जब अचानक ही रियान इसके बालों में हाथ डालते हुए इसके लबों पर अपने लबों की कैद जमाई। अंदाज शिद्दत से भरपूर था, वो दीवानाबाज इसके लबों पर हरकत दे रहा था। जब रुबाब की सांसें उखड़ने लगी, इसका लमस इसे बुरी तरह से बेकरार करने को था। जब वो एक झटके से इसे बेड पर गिराकर खुद इसके ऊपर आया था, वो एक दफा फिर से इसके लबों को पूरी तरह से अपने लबों के में कैद में ले गया। अजीब सी दीवानगी छाई हुई थी इस पर, वो इसके लबों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रियान बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। अभी वो पूरी तरह से इसके नशीले लबों में खोया होता जब अचानक ही कमरे के खुले दरवाजे से शर्मिला हाला अंदर दाखिल हुई, जिनका नाम तो शर्मिला था, लेकिन शर्म जैसे जज्बे से वो बहुत दूर थी। हाय अल्लाह, माफ करना मेरा बच्चा, मुझे पता ही नहीं था मुझे पता नहीं था, मेरा भी दिमाग खराब है। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे में इस तरह से गुस्साई में जाती हूँ। फौरन पलट कर कमरे से निकल गई थी, जबकि रियान और रुबाब दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा से हो गए थे। रुबाब तो तेजी से इसके करीब से उठी बाहर ही निकल गई थी, जबकि रियान भी उठकर बाहर आ गया था। शर्मिला खाला, आप तो इस वक्त तक घर चली जाती है, अब तक यहाँ क्या कर रही है। शर्मिला खाला जो तो तोबा तोबा करते दरवाजा खोल रही थी, बेला इन्हें देखते ही परेशान होगी, और जिस तरह वो तोबा तोबा कर रही थी, बेला भी परेशान हो गई थी कि खुदा वास्ता कुछ गलत ना हो गया हो। क्या बात है खाला, आप इस तरह से तोबा तोबा क्यों कर रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। वो परेशानी से इनसे पूछने लगी, जो लब्बू पर अपना दुपट्टा रखे बस तौबा तौबा करने में मसरूफ थी। हाय मेरी बच्ची, क्या बताऊं तुझे, मैं तो बस रोटियां पका रही थी, सोचा सबको बुला लेती हूँ। फिर यहाँ से थोड़े पैसे की जरूरत थी, वही लेने की थी। अल्लाह मेरी गुनाहगार आंखों ने क्या देख लिया। एक तो मुझे हर वक्त खलबली लगी रहती है, अब तो कुंवारी लड़की, तुझे क्या बताऊं मैं। वो तू कहाँ समझेगी मेरी बातों को, तू बच्ची है। हाय मेरी तौबा तौबा, मैं आइंदा इस तरह रियान के कमरे में कभी नहीं जाऊंगी। वो परेशानी से बोल रही थी, जबकि बेला कुछ ना समझते हुए भी अच्छी खासी बात समझ गई थी। हुआ क्या है खाला, कुछ बताएं तो आप मुझे। आप इस तरह तौबा तौबा क्यों कर रही हैं, ऐसा भी क्या देख लिया आपने भाई के कमरे में जो इस तरह बोल रही है। वो अपने बैग से पैसे निकालते हुए इन्हें पकड़ाने लगी। अरे मैं बिना इजाजत के रियान के कमरे में चली गई, अब नहीं शादीशुदा जोड़ा। हाय अल्लाह, मैं तुझे भी क्या बता रही हूँ, तुझे कहाँ समझ इन सब बातों की। वैसे बताते बताते शर्मिंदा हुई तो बेला की हंसी निकल गई। अब इसे इनकी पूरी बात समझ में आ गई थी। जी जी हाला, मुझे मत बताएं, मुझे कहाँ समझ में, तो कल की बच्ची हूँ, आप जाएं, काफी देर हो गई है। वो हंसते हुए बोली, वो इनकी तौबा तौबा से काफी एंटरटेन हो चुकी थी। हाँ मेरी बच्ची, देर बहुत हो गई है, मैं भी चलती हूँ। तो ऐसा करना, रियान को बता देना कि मैं तुमसे पैसे ले गई हूँ, मेरी तनख्वाह से काट लेगा। वो कहते हुए वहां से बाहर निकल गई, जबकि बेला हंसते हुए दरवाजा बंद करने दाखिल हो गई थी। जहाँ रुबाब किचन से बाहर मेज पर सबके लिए खाना लगा रही थी, वही रियान अंदर कमरे में अपनी माँ के पास था। आगे तुम बेला, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। सब कुछ बनाकर कोई शर्मिला खाला गई है, मैं बस लगा रही हूँ। उसे यूं काम करते देख जिस अंदाज में इसने इसे कूदा था, रुबाब ने अपनी सफाई दी, जिस पर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि खुद वो अंदर की तरफ चली गई थी, जहाँ भाई और अम्मी आपस में बातें कर रहे थे। अम्मी ये शर्मिला खाला को कहें कि नाम की तरह थोड़ी सी शर्म भी कर लिया करें। इस तरह मेरे कमरे में आके वो चिड़कर बताने लगा, जबकि अम्मी भी होंठों पर हाथ रखकर हंस रही थी। अम्मी हंसना बंद करो, आइंदा ये शर्मिला खाला को कहिएगा कि मेरे कमरे में तो ना आए। और वैसे भी ये 5 बजे चली जाती है, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी। वो हंसा शर्मिंदा लग रहा था, जबकि रुबाब तो अंदर कमरे की तरफ आई ही नहीं थी। अरे मेरे बच्चे, ऐसे पैसों की जरूरत थी, कह रही थी कि तुमसे मांगेगी, और बेला 2-4 दिन से शाम को लेट कर आ रही है ना, तो रोटी भी बनाकर जाती है। हालांकि रुबाब ने कितनी ही दफा इससे कहा है कि वो कर लेगी, लेकिन कहती है कि जब तक रुबाब के हाथों से मेहंदी नहीं उतरती तब तक वो इसे
आपको हाथ नहीं लगाने देगी, बस इसलिए रेत तक यहाँ ठहरती है। खैर मैं आइंदा समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। वो बोल ही रही थी जब रियान ने खाना लगने को बता दिया था। नहीं हूँ मैं परेशान, खुदा वास्ता किसी बाहर वाली औरत के साथ नहीं पकड़ा गया मैं। मेरी अपनी हक हलाल की बीवी मेरे साथ ही। चले खाना लग गया है, आपको बाहर लेकर चलता हूँ। बटरटाई से कहते हुए इन्हें व्हील चेयर पर बिठाने लगा तो बेला ने अपनी गिड़गिड़ाहट कंट्रोल की थी। वहीं रुबाब का चेहरा तो शर्म से सुर्ख हो गया था। सुबह इसकी आंख खुली तो सदार इसके पास पर सुकून सो रहा था। वो न जाने इसे कमरे में कब लेकर आया था, लेकिन हाँ, लेकिन इसे ये सोचकर सुकून हुआ था कि जहाँ वो जाने वाला था वहाँ नहीं गया था। वो इसे रोक नहीं सकती थी और ना ही इसे रोकना आसान था, लेकिन अगर वो नहीं गया तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती थी। आहिस्ता से इसके करीब से उठने लगी थी जब वो इसके अपने बाहों का हिसाब बनाता इसे अपने करीब कर गया था। छोड़े ना डाकू जी, नमाज अदा करनी है, वो प्यार से इसे कहने लगी थी जब वो पूरी तरह से इसे खुद में कैद किए हुए था। मेरा यार सजना, अभी बहुत वक्त है नमाज में, तुम इतनी देर पहले ही उठकर वुजू कर लेती हो, फिर इंतजार करने लगती हो कि कब आजान होगी। इसीलिए अब जब आजान होगी तो मैं तुम्हें तभी अपने करीब से उठने दूंगा, तब तक यहीं रहो मेरे पास, मुझे अपनी खुशबू को महसूस करने दो। वो दीवानगी से इसकी कदम पर अपने लोगों को हरकत देते हुए बोला था, जबकि वो इसकी बदलती हुई नीयत देखकर परेशान हो रही थी। इसकी लबों की बेताब हरकतें इसे परेशान भी कर रही थी। इसका हिस्सा तंग से तंग तर होता जा रहा था। ठाकुर जी, यहाँ आपके पास लेटने से बेहतर है कि मैं फ्रेश होकर अजानों का इंतजार करूँ। अपनी गर्दन पर से पूरी तरह से झुके पाकर वो अब भी इसकी लमस पर बहकने लगी थी। मुझे यकीन है कि तुम मुझे नाराज करके नहीं जा सकती। वो वैसे भी शोहर को नाराज हो तो नमाजें भी कबूल नहीं होती। उसके गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला, आप मुझसे कहाँ नाराज है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप मुझसे नाराज हो। पूरे यकीन से बोली थी, क्यों नहीं किया? इतना सताती हो मुझे, सुबह सुबह मेरे करीब से उठकर भाग जाती हो और फिर बात बात पर उठकर मुझे सताती हो। मासूम मासूम शक्लें बनाकर मेरे दिल की तार हिलाती हो और फिर जब मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूँ तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाती हो। कि ये सब कुछ काफी नहीं है? हाँ, तो क्या इन सब बातों पर आप मुझसे नाराज हो जाएंगी? आपको नखरे दिखाना तो मेरा हक है, ये हक तो मैं आपसे हमेशा लूंगी। अब पीछे हटें, आपकी दाढ़ी चुभ रही है मुझे। वो इसके होंठों पर नरमी से हाथ रखते हुए बोली, चुभ रही है तो बर्दाश्त करो, शिकायत नहीं। सुकून से कहते सरदार इसकी नाजुक नाक पर सख्ती से दाढ़ी रगड़ दी थी। उफ, कितने जालिम है आप, मेरा सारा गाल सुरख कर दिया है आपने। वो नरमी से अपने गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बहुत जालिम हूँ मैं, दिल तो कर रहा है खा जाऊं तुम्हारे इस गाल को। ना बचेगा गाल और ना ही मुझे बहकना पड़ेगा। तुम्हारे गाल बहुत सताते हैं मुझे, अल्लाह अल्लाह आप मेरे गाल खा जाएंगे। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी जैसे वो सचमुच में इसके गाल खाने लगा हो। दिल तो करता है मैं तुम्हें ही खा जाऊं, तुम मैं सिर्फ गाल खाने की बात करती हो। वो जरूरत से ज्यादा ही शिद्दत पसंद होता जा रहा था, जबकि बातों के साथ इसके गालों पर इसका तशद्दुद भी बढ़ता जा रहा था। जब दूर से कहीं अज़ानों की आवाज़ आई तो दुआओं को जैसे सुकून मिला। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस होनहार आदमखोर शोहर से बचा लिया, वरना तो ये सचमुच में मुझे खा ही जाते। वो आसमान की तरफ देखते हुए इसका बाजू अपने ऊपर से हटाने में अब की दफा कामयाब हुई थी, या इसने खुद ही उठा लिया था, कहना बेहतर रहेगा। लेकिन जिस अंदाज में दुआ मांगी थी, सरदार का बेबाके का कमरे की दोनों दीवार से गूंज उठा था, जबकि वो इसके करीब से उठती वॉशरूम में बंद हो गई थी। सरदार अच्छे से जानता था कि अब वो दोबारा इसके हाथ नहीं लगेगी, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। यार सरदार, तेरी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो इसके पास चारपाई पर आकर बैठते हुए मुंह बनाकर बोला। तो सरदार ने एक नजर से देखा, जबकि झुमरू के हाथ जोश से इसकी टांगे दबा रहे थे। क्यों जी, अब क्या कर दिया है मेरी भाभी ने जो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही? सरदार कहने लगा, यार मेरा फोन नहीं उठाती, वो सारी रात फोन करता हूँ, लेकिन मजाल है जो मेरा फोन उठा ले। वो अच्छा खासा नाराज लग रहा था। ओ, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, हो सकता है तुम्हारा नंबर इसके पास ना हो, या तुम अपना नंबर से देकर आए हो। खैर, हो सकता है इसने तुम्हारा नंबर सेव ना किया हो। सदाने से समझाते हुए कहा, जिसे ये कोई बहुत नॉर्मल सी बात हो जिस पर परेशान होने वाला कोई सिलसिला ही नहीं था। इसके फ़ोन में अपना नंबर खुद अपने हाथों से सेव करके आया हूँ, वो भी अपने नाम के साथ। वो फ़ोन नहीं उठा रही, ये जानते हुए भी कि मैं इसे फ़ोन कर रहा हूँ। अब की दफ़ा बालन जैसे गुस्से की असल वजह बताई, जिस पर सरदार ने हाँ में सर हिलाया। वो तो मामला यहाँ तक जा चुका है, ये तो बड़े मसले वाली बात है। सरदार ने अब की दफ़ा ज़रा परेशानी का मुजाहिरा किया। वो मासूमियत से हाँ में सर हिलाते हुए इसे देखने लगा, जैसे अब वो इस पर तरस खाकर इसका निकाह ही कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम्हें मुँह नहीं लगाना चाहती। तो अब तुम इसे तंग मत करो। नीचे बैठे जुमरू ने जवाब दिया तो सरदार ने एक नज़र से देखा, फिर बाला जो इसे घूर रहा था जैसे अभी इसका कत्ल कर देगा। तू आराम से बैठकर टांगे दुआ सरदार की, जिस काम के लिए तुझे रखा है, बीच में टांग ना उड़ाया कर अपनी। वो गुस्से से इसे घूरकर बोला, सरदार मुझे नहीं पता, मेरा निकाह करवाओ। अब मामला हाथ से आगे निकलता जा रहा है, ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा ही सर चढ़ती जा रही है, कोई हल निकालो, वरना सरदार इसकी खामोश की पर से देखा था। वरना क्या कर सकता हूँ मैं, मासूम इंतजार करूंगा तुम जैसे जालिम शख्स का दिल पिघलने तक। मुझे तो लगता है कि मुझे मेरी पसंद की बीवी बुढ़ापे में ही नसीब होगी। तो जवानी सार रहा है मेरी, मेरा मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा तो मेरे साथ, ये जुल्म है। सरदार खुद तो शादी करके बैठ गया है और मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। बस मेरे काके क्यों रो रहा है? सोचता हूँ तेरे बारे में भी कुछ, ऐसे नहीं रोते मेरे बच्चे, करवा दूंगा शादी तेरी। वो नरमी से अपने साथ लगाते हुए बोला, जबकि इसके अंदाज पर इसने मजीद मासूमियत दिखाते हुए इसके कंधे में घुसने की कोशिश की थी। कंधा जख्मी है मेरा, इसने याद दिलाया। दुआम के पास होता है तब ये बात याद नहीं रहती कि कंधा जख्मी है तेरा। अब ज्यादा नखरे मत करवा। मजीद इसके सीने में घुसते हुए बोला तो सरदार ने मेरे सर हिलाकर रह गया था। माशाल्लाह यहाँ तो बहुत प्यार जिताया जा रहा है।
दुआम नीचे आते हुए इन दोनों को देखने लगी, जबकि दुआम का अच्छा मूड देखकर बाला और झुमरू दोनों सीधे हुए थे। मना रहा हूँ इससे कि मेरी शादी करवा दे, तुम भी थोड़ी मदद करो। कैसी बहन प्लस भाभी हो तुम, तुम्हें क्या देवरानी प्लस भाभी नहीं चाहिए? लेकिन मेरी शादी करवाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो अब खुलेआम धमकियों पर आ गया था, तो दुआम ने हैरानगी से अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखा था। डाकू जी, यहाँ तो मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है, लगता है आप रिश्ता लेकर जाना ही पड़ेगा। हालांकि उठने पर बस सरदार के पास आकर बैठ गई थी, जबकि बाला वहीं नीचे बैठते हुए ऐसे सार हिलाने लगा जैसे इससे जरूरी और कोई बात ही ना हो। हाँ, खुदा के लिए सोच लो, अब तो सोच लो, इससे पहले कि वो कमीना 2 नंबर पुलिस वाला मेरी बीवी को, मेरी वाली को किसी और के हवाले कर दे। मुझे तो इसी का डर लगा रहता है। पुलिस वालों पर तो हम वैसे भी यकीन नहीं करते ना। कौन सा 2 नंबर वाला पुलिस वाला भाला भैया? वो इसकी बात को कंफ्यूज होते हुए पूछने लगी। रेहान अकरम और कौन? इसकी बहन से दिल लगाया है साथ पागल आदमी ने। जुमनू ने फिर से बीच में टांग अड़ाई थी। अल्लाह अल्लाह, आपको और कोई नहीं मिली? आपको और कोई नहीं मिला पूरी दुनिया में बाला भैया? इस लड़की में ऐसा क्या है जो आप इतने पागल हो रहे हैं इसके पीछे? और एक मिनट, ये वही लड़की है जिसकी कहानी आप मुझे इतने दिनों से सुना रहे हैं? या अल्लाह, आप इस की बात कर रहे हैं? वो जो डॉक्टर है वो रेहान अकरम की बहन है? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ बिल्कुल बहना, वो रेहान अकरम की बहन है। और ये आदमी इसके पीछे पागल हो चुका है, कहता है कि रिश्ता लेकर जाओ। रेहान इसका रिश्ता हमें थोड़ी ना देगा। आपकी दफा नीचे बैठे जुमरू ने जरा इसे हकीकत का आईना दिखाया, तो इसने रखकर अपनी टांग इसे की मारती। मनूस आदमी जब भी बोला मनूस ही बोलना। वो कौन होता है रिश्ता ना देने वाला? बेला मेरी है और मेरी ही रहेगी। अगर सीधे से तरीके से नहीं मानेगा तो भगा कर ले आऊंगा। अच्छा, तो वो भागकर आ जाएगी आपके साथ? तो हमने अचानक सवाल किया, जिस पर जुमरू ने ऐसे देखा जैसे कह रहा हो आप दो जवाब। भागकर नहीं आएगी तो उठाकर ले आऊंगा, तुम्हें भी तो उठाकर लाए थे। वो कंधे उचकाकर बोला, जबकि इसकी बात पर जहां सरदार का कहका गूंजा था वहीं तो हमने इसके लब्बू पर हाथ रखते इसके कहके को बंद किया था। ज्यादा हाँ हाँ करने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो एडजस्ट हो गई हूँ यहाँ। वो पढ़ी लिखी शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर यहाँ पर कैसे एडजस्ट होगी? हम ऐसा नहीं सोच सकते। और फिर मामला तो अलग है। इस बेला की तो खानदान बरादरी है। इस तरह से हम किसी लड़की को उठाकर तो नहीं ला सकते ना। इज्जत से रिश्ता मांगना होगा, तभी मामला आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे और इनको बोलेंगे कि भाई हम तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं। वो आगे से रिश्ता देने के बजाय हद कर बनाएगा, इसे और अंदर कर देगा। सोना सजन, ये तो इतना भी आसान नहीं। हम मांगेंगे और वो रिश्ता दे देगा। इन मामलात को वो और तरीकों से हल करना होगा। ये आसानी से हल होने वाले मामलात नहीं है, कोई बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। सरदार ने आपकी दफा नरमी से देखते हुए समझाया था, और ये बीच का रास्ता यकीनन इसको उठाकर लाना होगा। दुआम ने से देखते हुए कहा था और फिर खुद ही नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इज्जत से रिश्ता लेकर जाएंगे और इज्जत से ही इसे भी आकर लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हमारा भला तो मिनिस्टर लगा हुआ है ना कि हम रिश्ता मांगेंगे और वो फौरन ही रिश्ता दे देगा। डाकू है भला, डाकू। रेहान अकरम अपनी बहन का रिश्ता किसी डाकू को थोड़ी देगा। जुमरू ने फिर से बीच में टांग अड़ाई थी, जबकि इसका बोलना ही बाला को जहर लग रहा था, क्योंकि वो कोई भी अच्छी बात नहीं कर रहा था। हाँ तो छोड़ देंगे ना बाला भैया सारे गलत काम। अब से बाला भैया कोई डकैती नहीं करेंगे, ठीक है बाला भैया? आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस रिश्ते से इनकार हो। मोहब्बत की है आपने, अपनी मोहब्बत की खातिर क्या ये गंदा काम नहीं छोड़ सकते? वो अचानक से बोले, तो जहाँ बाला जुमरू से देखकर रह गए वहीं सरदार ने भी नफी में से नहीं लाया था। अल्लाह, मैं क्यों छोड़ूंगा अपना काम किसी के लिए? ये मेरा काम है दुआम, और मैं अपने काम मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी वो जानती है कि मैं क्या हूँ, इससे कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपनी मोहब्बत की खातिर में अपना फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। वो अचानक बोला तो दुआम ने हैरत से देखा था। लोगों को लूटना, इनके कारोबार को तबाह करना, इनके पैसों को चोरी करना, यह कोई फर्ज है आपका? आप किसी गलत काम को इस तरह से कैसे बयान कर सकते हैं जैसे वो सही हो? इसने घूरकर बाला को देखा था। हम कोई गलत काम नहीं करते दुआम, हम ये चोरियां तो अच्छे कामों के लिए करते हैं। अब ये जो कल हमने और अब ये जो हमने कल रात चोरी की है, ये सारे पैसे भी बाला अभी अस्पताल में देकर आएगा। वहाँ गरीब बच्चियों का इलाज हो रहा है, हमें इलाज के लिए बहुत सारी रकम की जरूरत है। अब जाकर कहीं पैसे पूरे हुए हैं। जुमरू ने नरमी से इसे देखते हुए समझाया था, जबकि वो हैरानगी से सरदार की तरफ देखने लगी। इसे तो लगा था कि रात सरदार कहीं नहीं गया, इसने कोई डकैती कोई चोरी नहीं की। लेकिन कल रात वो निकल गया था और फिर वापस भी आ गया था, यानी कि रात वो इससे बेखबर रही थी और इसने अपना काम भी कर दिया। उसे अफसोस हुआ, तो ये सोचकर खुश थी कि ये सोचकर खुश थी कि इसके कहने पर शायद वो रुक गया है, इसने खुद को बदलने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं था। वो तो बाला और झुमरू को भी समझाना चाहते थे कि चोरी और दिक्कत कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन अब इसे और भी बुरा लग रहा था। वो किसी को समझाने में कामयाब होती, वो तो सरदार को ही कुछ समझा नहीं पा रही थी। वो सरदार को ही इस गलत काम से नहीं रोक पा रही थी। आज ये सारी रकम मैं अस्पताल में देने के लिए जा रहा हूँ। काफी सारी रकम इकट्ठी की है हमने। हम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि हम जितने भी पैसे डकैती से कमाते हैं वो अच्छे कामों में ही लगाते हैं। हमने तो आज तक इन डकैती के पैसों का नवाला भी नहीं खाया। हमारा अल्लाह जानता है कि इन गलत कामों के पैसों का एक जरा भी हमारे हलक से नहीं उतरा। हमने कभी हराम नहीं खाया है। तो बाले से देखते हुए बोला था, जबकि वो इन्हें सुन कहाँ रही थी। वो तो अफसोस कर रही थी अपनी नाकामी पर। इसे नहीं जानना था कि डकैती के पैसों से क्या करते हैं क्या नहीं। इसे बस ये पता था कि वो गलत काम करते हैं और गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। डाकू जी, मैं सोच रही थी कि बाला भैया अस्पताल जा रहे हैं, इससे बेहतर कि आप अस्पताल जाएं। आपको भी अपना चेकअप करवाना था ना। कल रात आप कह रहे थे कि आपको अपना चेकअप करवाना है, तो आपको भी जाना चाहिए ना अस्पताल। वो कमरे में आया तो अचानक
अचानक ही इसे याद आ गया था कि इसे अस्पताल जाना है, पर ये बात भी इसने सिर्फ कल रात को दुआम को खुश करने के लिए ही की थी, वरना इसका कोई इरादा नहीं था अस्पताल चक्कर काटने का। हाँ, मैं बाद में होकर आ जाऊंगा, इतना ज़रूरी नहीं है। अब तो ठीक हूँ मैं, और मेरा ख्याल में ना मुझे अभी 2-3 दिन तक इंतजार करना चाहिए, इसने नजरअंदाज करते हुए कहा था। कल सुबह जब बाला इसकी पट्टी लगा रहा था, वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जख्म ठीक नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी भी इससे खून निकलता है। और अब वो दुआम के सामने बाला को ये नहीं कह सकता था कि मुसलसल हरकत की वजह से खून बहना एक आम सी बात है। हाँ, लेकिन इसने कह दिया था कि वो डॉक्टर के पास से होकर आ जाएगा, तो फिर मसला नहीं होगा। और इस वक्त दुआम वही बात कर रही थी। मेरे ख्याल में आपको खुद अस्पताल जाना चाहिए, बाला भैया के साथ चले जाएं, अपना चेकअप करवा कर आ जाएं। वो हमेशा की तरह ही एक नुक्ते के पीछे लग गई थी। अरे यार, एक तो तुम भी ना सजन साई, ऐसा करो तुम चेंज करके आ जाओ, मैं और तुम चलते हैं, इसी बहाने घूम फिर कर आ जाएंगे, और फिर तुम भी बेफिक्र हो जाओगी कि मैं ठीक हूँ। वैसे देखते हुए बोला तो दुआम को इसका आइडिया अच्छा लगा था, इसलिए फौरन उठकर तैयार होने चली गई थी, जबकि वो बाला को फोन करके कहने लगा था कि वो निकलने की तैयारी ना करे, क्योंकि वो दुआम को लेकर जा रहा है। हम गाड़ी में जाएंगे, मुझे लगा था शायद हम शेरदिल की सवारी करेंगे। वो गाड़ी में बैठते हुए इससे कहने लगी, नहीं, शेरदिल को सड़कें पसंद नहीं है, इसे कच्चे रास्तों पर सफर करना पसंद है। और फिर क्या तुम शेरदिल पर मेरी बाहों में चलने को तैयार हो जाती? वो इसकी शर्म हया के साथ रंगों से वाकिफ था। नहीं, आप दूसरे घोड़े पर आते हैं ना, वो मुंह बनाकर बोली थी। मैं क्यों दूसरे घोड़े पर आता डार्लिंग, मैं तो इसी घोड़े पर आता हूँ जो कि मेरा है। तुम्हें नहीं पता कि अगर शेरदिल को पता चल जाए कि मैंने किसी और घोड़े की सफारी की है, तो वो 10-10 दिन तक नाराज रहता है, मानता ही नहीं है। बड़ा जल कुकड़ा है। वो मुस्कुराते हुए इसे शेरदिल के बारे में बताने लगा था। उफ, ये शेरदिल क्या चीज़ है, अभी तक तो मुझे यही समझ में नहीं आता, वो मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि अभी वो निकलने ही लगे थे कि बाला की कॉल आने लगी। रास्ता खतरनाक है, अपना ख्याल रखना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे फौरन ही मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। तुम जख्मी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन फिर भी अगर तुम चले ही गए हो तो अपना ख्याल रखना। इस बाला ने इसे फोन पर ताकीद की थी। ओके अम्मा हुजूर, और कोई नसीहत करनी है तो वो भी कर दे। वो फोन कान से लगाई, बोला तो दुआम खिलखिलाकर हंसी थी। नहीं मेरे बच्चे, फिलहाल ही इतना ही, बाकी अगर मुझे कुछ कहना हुआ तो मैं दोबारा फोन कर लूंगा। वो फोन रखते हुए बोला, जबकि सरदार नफी में सर हिला था, गाड़ी की स्पीड तेज कर गया था। क्या चीज़ है, हर वक्त मेरी माँ बना रहता है, वो हंसते हुए बोला था, जबकि दुआम भी इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सामने रोड की तरफ देखने लगी थी। क्या मतलब तुम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सके, एक जरा सी भी नहीं? आए दिन चोरियां हो रही हैं, कल रात भी चोरी हुई है, और ये डकैती भी कोई आम डकैती नहीं थी, अच्छी खासी बड़ी डकैती थी। और तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो सीनियर अफसर रेहान के सामने बैठा हुआ था, जबकि रेहान का रोना धोना सुनकर उकता चुका था। सर हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं। आप सिर्फ 2 डकैतियों की बात कर रहे हैं, पिछले 3.5 साल से हजारों के हिसाब से डकैतियां हुई हैं, हमें आज तक कोई सबूत नहीं मिला। अगर डाकू के खिलाफ हमारे पास सबूत होता तो हम क्या यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? अब तक हमें इन्हें गिरफ्तार ना कर चुके होते? ये इतनी सफाई से हाथ साफ करते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती कि ये काम किसने किया है। जब मामला ठंडे हो जाते हैं तब लोग बोलते हैं कि ये डाकू का काम है, तब हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, और वो डाकू कहते हैं कि सबूत लेकर आओ और हमें गिरफ्तार करके ले जाओ। अब हम सबूत कहाँ से लेकर आएं कि जब मौका होता है तब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं होता। अब ये पिछले साल का केस ही देख लीजिए, ये मैप पर देखें, ये वो घर है जिसमें चोरी हुई थी। इस घर की औरतें 3 महीने के बाद बोली थी कि डाकू के डर से घबराकर वो इसकी इस वक्त गवाही नहीं दे पाई। 3 महीने के बाद गवाही दे रही थी। हम जानते हैं आप गवाही का कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कहने पर हम इनके कहने पर हम डाकू को गिरफ्तार करने गए, तो डाकू ने आगे से सबूत मांगे कि इस वक्त क्या पुलिस मरी पड़ी थी, और फिर बड़ी सफाई से इन सबूतों को झूठा करार देकर वो बड़ी इल्जाम हो गए। कोई इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सका। ये पूरे अगले पिछले जितने भी इलाके हैं सारे डरते हैं इन लोगों से। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि डाकू के खिलाफ वो आवाज़ उठाए, और आवाज़ उठाना तो दूर की बात, डाकू के बारे में जिक्र तक नहीं करते हैं ये लोग, इस डर से कि कहीं डाकू का अगला टारगेट वही लोग ना बन जाए। अब आप ही बताएं, हमारे पास है ही क्या जो हम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें? वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि सीनियर इंस्पेक्टर सर पकड़े बैठा हुआ था। वो किसी को बताया नहीं सकता था कि इसका कितना नुकसान हो चुका है, और इतना बड़ा नुकसान इससे झेला भी नहीं जा रहा। तब ही आबद जोशो खरोश से अंदर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने आपकी मिसेज और बच्चे से मालूमात लेने की कोशिश की है। आपकी मिसेज तो कुछ भी नहीं जानती, उन्होंने कहा कि वो रात को सो रही थी और इन्हें खबर नहीं कि हुई कि किसी भी चीज़ की। सुबह उठी तो पता चला कि घर में डकैती हो चुकी है, लेकिन आपका बच्चा वो कहते कहते चुप हो गया, जबकि सीनियर इंस्पेक्टर ने हैरत से इसे देखा था। मेरा बच्चा सिर्फ 8 साल का है, इसे कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। वो भी यकीनन इस रात सो रहा होगा। ये तो खुदा का करम हुआ कि इन डाकू ने मेरे बच्चे को ये ऐसी वैसी नहीं चीज़ नहीं सुंगा दी। अरे मुझे 18 घंटे के बाद होश आया, मेरी बीवी को 20 घंटे के बाद होश आया। अल्लाह ना करे अगर वो मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा वैसा कर देते तो। नहीं सर, आपके बच्चे के साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपके बच्चे के कहने पर ज़रूर कुछ किया है। आपकी दफ़ा आबर के लहजे में कुछ ऐसा था कि रेहान भी हैरान रह गया। जब इस रात आप के घर पे चोरी हो रही थी तब आपका बच्चा जाग गया था। आपके बच्चे ने इन लोगों से कहा कि मेरा बस्ता भी ले जाओ, मुझे अम्मा स्कूल भेजते हैं, जिस पर डाकू आपके बच्चे का बस्ता भी ले गए थे। और ये बात मुझे अभी आपके बेटे ने ही बताई है, बड़ी मुश्किल से निकलवाई है ये बात। आपके बच्चे का बस्ता यूं ही चोरी नहीं हुआ, बल्कि इस बच्चे के कहने पर हुआ है। आबद इसे हैरानगी से बता रहा था, जबकि रेहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। मैंने तो आपके बच्चे से मजीद मालूमात ली तो बताने लगा कि इनमें से 3 लोग अंदर आए थे कमरे में, जिनमें से एक के चेहरे पर निकाब नहीं था, बाकी दोनों के चेहरों पर नकाब थे। और वो ये भी कह रहा था कि अगर वो बेनकाब आदमी इसके सामने आया तो वो इसे पहचान भी लेगा। आबद ने तफसील बताई, जबकि रेहान तो हैरान रह गया था। चेहरे पर निकाब लगाकर तो यही डकैत चोरियां करते हैं। वो कुछ हैरानगी से बोला था। आबद और सीनियर इंस्पेक्टर का साथ यानी इसकी तरफ चला गया था। मुझे यकीन है कि चोरी इन्हीं लोगों ने की है, और सिर्फ मेरे ही घर की ही नहीं बल्कि
और दूसरी चोरी भी इन्हीं लोगों ने ही की है। मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ, हो सकता है स्केच बनवाने में कामयाब हो जाए। वो परेशानी से बोला था, सर 1 8 साल का बच्चा क्या स्केच बनवा कर देगा आपको, और फिर इतने छोटे बच्चे की गवाही कबूल नहीं की जाती। रियान ने जैसे से एक और नुक्ता थमा दिया था। हाँ, ये तो ठीक कहते हो, बेशक इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन हम तो सिरे तक पहुंच जाएंगे ना। हमें तो जवाब मिल जाएगा, कोई ना कोई सुराग हाथ लग जाएगा। सीनियर इंस्पेक्टर ने जिंदगी में पहली दफा इस केस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया था, वरना इससे पहले तो वो नजरअंदाज ही करता आया था। ये कहकर कि अपने माल की हिफाजत खुद करें, इस तरह सामने रखते ही क्यों है कि डाकू आकर ले जाएं। यहाँ तक तो वो ये भी कहता था कि इन औरतों को भी सुकून नहीं है, खुद पहले नुमाइश करके आती हैं और जब चोरी हो जाता है तो रोना धोना करती हैं। इसने कभी इन सब चीज़ों को या इस तरह के केसेस को सीरियस लिया ही नहीं था, बल्कि चोरी डकैती वाले केसेस पर तो वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रखता था। लेकिन अब इसकी हालत खराब हो रही थी, इसकी जान जा रही थी। ना जाने कितनी बड़ी रकम थी कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था। 10 से 20 लाख की रकम इतनी भी बड़ी ना थी कि एक सीनियर इंस्पेक्टर के लिए पुलिस नफरी को अपने आगे लगाए बैठा था, बल्कि एक दो इंतहाई जरूरी केसेस नजरअंदाज हो रहे थे। इसने कभी परवाह नहीं की थी इस तरह परवाह नहीं की थी इस तरह की चीज़ों की। हाँ, इसने कभी परवाह ना की थी इस तरह की चीज़ों की। और अब जब अपना माल चोरी हुआ था तब इसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो किसी भी तरह मुजरिमों तक पहुंचना चाहता था, किसी भी तरह बस ये जानना चाहता था कि इसके घर में चोरी करने वाले लोग कौन थे, और इसके लिए वो अपने 8 साल के बच्चे को टॉर्चर करने को भी तैयार था। रियान तो काफ़ी हैरान था इसके रिएक्शन पर। ठीक है सर, आप अपने बेटे से पूछें, अगर इसे कुछ याद आता है या कोई हमारी मदद कर सकता है तो हम कुछ हद तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। जहाँ इतना कुछ पता चल चुका है वहाँ कुछ ना कुछ और भी पता चल जाएगा। वो दरवाजे से बाहर निकल रहे थे जब रियान ने सुकून का सांस लेते हुए आबद की तरफ देखा था। जनाब, एक बात तो बताएं, आपको क्या लगता है कि अगर इनके घर में सिर्फ 10-20 लाख की चोरी हुई होती तो क्या ये इतने ज़्यादा परेशान हो सकते हैं? मेरा मतलब है, ये आदमी जितनी रिश्वत लेता है इसके लिए 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है कोई बड़ा माल चोरी हुआ है, इसका तभी ये इतना एक्टिव हुआ है, वरना आज तक तो इसको याद भी नहीं था कि इसके जिस्म पर पुलिस की यूनिफॉर्म है। आबद ने हैरानगी से एक और चीज़ पर इसे गौर करने पर मजबूर किया था, जिस पर यानी हामी में सर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो आबिद, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बात सिर्फ 10-20 लाख की हरगिज़ नहीं है, यहाँ मामला बड़ा है, बल्कि बहुत बड़ा है। मुझे भी शक है कि चोरी 10-20 लाख की नहीं हुई। सर, मेरी मौत है कि तकरीबन 10 दिन पहले एक बड़े एनजीओ की तरफ से इनको एक बड़ी रकम भेजी गई थी। तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की अमाउंट थी, जो इन्होंने गरीब बेसहारा यतीम बच्चों के हवाले करनी थी। यही थाने में एक आदमी देकर गया था और फिर वो रकम उठाकर अपने घर चले गए थे। बाद में कुछ दिनों में फ़ोन आया कि वो रकम ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दी गई है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, पहुँचा दिया। हालांकि इनके ऐसे किसी काम की कोई खबर बाहर नहीं आई, बल्कि सुनने में आया कि ये कहीं कोठे पर जाकर पैसे उड़ाते रहे हैं। मुझे तो शक है कि ये जो पैसा था इनके घर पर ही मौजूद था और इनके घर से ही वो माल चोरी हो गया है, उनके अपने माल के साथ। तभी इनकी ये हालत हो रही है। आबद ने सारी तफसीली से बताई, जिस पर इसने हाँ में सर हिलाया था। हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वह रकम उन्होंने सचमुच में इन लोगों तक पहुंचा दी हो जिनके लिए भेजी गई हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो रकम ना दी हो। हम इस मामले में किसी पर शक नहीं कर सकते। बाकी हमारा काम चोरों को ढूंढना है, तो हम वो ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी कोशिश करना कि इस बच्चे को ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए। अगर इसे कुछ याद नहीं है तो बार बार पूछे ना, या फिर बार बार इस वाले से सवाल करके इसे तंग करना कानूनन जुर्म है। बच्चे को किसी भी तरीके से हर्षा ना किया जाए। वैसे भी 8 साल के बच्चे की ना तो गवाही की कोई अहमियत रखती है और ना ही ऐसे मामलात में बातें, और फिर मुमकिन है बच्चा खुद से ही कोई कहानी बना रहा हो। इस उम्र के बच्चों के जहन बहुत एक्टिव होते हैं। जी सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। मैं अभी से ही ख्याल रखता हूँ कि वो बच्चे को किसी तरीके से टॉर्चर ना करे, और बाकी की भी मालूमात भी लेता हूँ कि आगे पीछे से तो पता तो चले कि वो पैसे सर ने किसी भी गरीब मस्किन को दिया है या नहीं। फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि चोरी छोटी थी या बड़ी। वो इसे सलूट करते हुए वहां से निकला था, जबकि आबिद के जाने के बाद वो खुद गहरी सोच में पड़ गया था। यह मामला तो सचमुच में काफी संगीन लग रहा था। बहुत बुरी हालत है आपके जख्म की, बल्कि बुरी हालत क्या है, यहाँ पर तो सारा जख्म ही खराब हुआ पड़ा है। आपको दर्द नहीं होता या फिर दर्द का एहसास नहीं होता, इतनी बुरी हालत में है आप और आपको पता तक नहीं। डॉक्टर इसका जख्म साफ करते हुए दोबारा पट्टी कर रहा था, जबकि वो खामोशी से बैठा इसे सुन रहा था। डॉम की तो हालत खराब हो रही थी। डॉक्टर, ये तो ठीक तो हो जाएंगे ना? ये जख्म कब तक ठीक होगा? आप मुझे बताइए कौन सी दवाई लगानी है, मैं खुद टाइम पर लगाया करूंगी। बस रोने की कमी रह गई थी, वरना डॉम के लहजे में और कोई कमी नहीं थी। सदा इसका हाथ हम कैसे समझा रहा था कि इसे दर्द नहीं है, जबकि खुद डॉक्टर के आगे कुर्सी पर बिना कमीज के बैठा हुआ था। डॉक्टर इस पर और डॉक्टर बस परेशान हो रहा था। आप चुप करें, डॉक्टर को ज्यादा पता है, वो बेहतर जानते हैं। डॉक्टर, मुझे बताइए मैं इनको कैसे ख्याल रखूं? वैसे चुप करवाते हुए डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जबकि इस अंदाज पर डॉक्टर हैरान हुआ था। ये वही अस्पताल था जहां वो रकम पहुंच जाते थे और सब लोग ही जानते थे कि वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन ये छोटी सी लड़की जिस तरह से इसे इशारों पर नचा रही थी, वो बात हैरानकुन थी। आपको इनका ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बीबी। इन्हें किसी भी तरह का मुश्किल काम ना करने दें, कोई भारी चीज़ ना उठाने दें। ये जो कंधे की जगह है ना, अगर ये डैमेज हो जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा डैमेज हो सकता है। वो कंधे से ऊपर से लेकर कमर तक का एरिया इसे दिखा रहा था, जैसे इसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि गोली कितनी खतरनाक जगह पर लगी है। ये इतना खतरनाक है कि आगे जाकर इन्हें चलने फिरने में भी मसला हो सकता है, उठने बैठने में मसला हो सकता है। इन्हें बिस्तर के एक तरफ करवट लेकर सुलाएं, सीधा
10 होने से भी इनका जख्म खराब हो सकता है। अभी इनका जख्म बहुत बुरी हालत में है, कभी भी खून निकल सकता है, मतलब कि इसका जख्म अभी पूरी तरह से कच्चा है। सिर्फ गोली निकाल देने से इलाज नहीं हो जाता। सरदार साहब, आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। आप सिर्फ अपने नहीं हैं, इन यतीम बेसहारे बच्चियों के भी हैं जिनकी जिंदगी आपके इस काम के साथ जुड़ी हुई है। बच्चियों का इलाज शुरू हो चुका है और इनमें से एक बच्ची आपसे मुलाकात भी करना चाहती है। तकरीबन 9 साल की है, लेकिन बहुत शरारती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसे आपसे मिलने के लिए भेज दूँ। दरअसल जब से इसे पता चला है कि इसकी मसीहा है आप हैं, वो मुसलसल एक ही बात कहती है कि इसे आपसे मिलना है। जब भी आप आएँ तब इसे खबर कर दी जाए। आप जब आज यहाँ आए तो इसे फ़ौरन ही बता दिया गया था, तब से ही वो बच्ची आपसे मिलने के लिए बेताब है। अगर वो आप चाहें तो इसकी बच्ची से मिल सकते हैं। डॉक्टर से देखते हुए बोल रहा था, जबकि दुआम हैरानगी से इसे सुन रही थी। हाँ ज़रूर, मैं इसे बच्ची से ज़रूर मिलूँगा, आप मुझे मिलवा दीजिए, वो मुस्कुराकर बोला था, जबकि डॉक्टर हाँ में सर हिलाता बाहर निकल गया। वो अपनी कमीज़ पहनते हुए कुर्सी से उठकर बिस्तर पर आकर लेटा था, क्योंकि दुआम इसे बैठने ही नहीं दे रही थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक छोटी सी लड़की हाथ में बहुत सारे छोटे-छोटे फूल थाम कर अंदर आई थी। बच्ची थी तो 9 साल की, पर वो बहुत छोटी लगती थी, शायद बीमारी की वजह से। आप सरदार हैं? वो इसके सामने खड़ी होती सवाल करने लगी तो सरदार ने हाँ में सर हिलाया। आप हमारी जान बचा रहे हैं, हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलवा रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। मैंने अपने पापा को बोला था कि वो मुझे कोई गिफ्ट लाकर दें ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो पापा ने बोला कि जो गिफ्ट आप हमें दे रहे हैं इससे बड़ा और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए पापा ने मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया। तब मैंने आपके लिए तब मैं आपके लिए ये फ्लावर्स लेकर आई हूँ। किसी को बताना मत, मैंने अस्पताल से तोड़े हैं। वो पुलिस के हवाले करते हुए इसके पास आती इसकी गाल चूम चुकी थी, जबकि सरदार हल्का सा मुस्कुराया था। आप बहुत हैंडसम हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। और मजे से इसका दूसरा गाल भी चूम गई। तो जहां सरदार मुस्कुरा दिया वहां दुआम इसे घूरते हुए आहिस्ता से उसे उठाकर वापस जमीन पर रख चुकी थी। इनकी शादी हो चुकी है मेरे साथ, ये मेरे हस्बैंड हैं, जितने भी हैंडसम हैं ये सिर्फ मेरे हैं। वैसे देखकर बोले तो बच्ची ने मुंह बना लिया था। ये आपकी वाइफ है? इसे देखते हुए सवाल किया तो सरदार ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। ये तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, मैं कितनी प्यारी हूँ, देखे मेरे पास डिंपल भी है। इसने अपने गाल पर पड़ने वाले छोटे से डिंपल की नुमाइश भी कर दी थी, जिस पर सरदार मुस्कुरा दिया, जबकि दुआम मुंह बनाकर रह गई थी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी डिंपल, लड़की, मेरे शोर पर लाइन मारने की जरूरत नहीं है। बच्ची हो इसलिए इसीलिए लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या करती तुम? वो कमर पर हाथ रखते हुए अचानक से सवाल करने लगी। इसके लड़ाका अंदाज में दुआम तो खौफजदा ही हो गई थी। वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी क्यूट बच्ची नहीं हो। मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छी बच्ची होगी। और प्लीज मुझे तुमसे अच्छे होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। अगर मुझे अपना कुछ देना है तो अपना हैंडसम सा हस्बैंड दे दो। वो वापस से सरदार के पास आती हुई इसके दोनों गाल खींचने लगी थी, जबकि दुआम ने एक दफा फिर से बाजू से उठाकर नीचे रखा और सरदार का पर्दा जो इसके गर्दन के नीचे था उठाकर इसकी आंखों के नीचे रख गई। मेरे शोहर पर गंदी नजर मत डालना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं इस मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तुम किसी भी मामले में अच्छी नहीं हो। आई डोंट लाइक यू। अगर तुम मुझे पसंद भी होती तो भी तुम मेरे क्रश की बीवी हो, इसलिए आई डोंट लाइक यू। वो मासूमियत से मुंह बनाकर ऐसी बातें कर रही थी जो दुआम को बिल्कुल भी मासूम नहीं लग रही थी। डॉक्टर ठीक कह रहा है, वो बच्ची जरूर से ज्यादा ही शैतान थी। दुआम तो सर से लेकर पैर तक सिलक चुकी थी। इतनी बीमारी के बावजूद भी इस बच्ची की जुबान कैंची की तरह चल रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जबकि इसे मुंह के डिजाइन बनाते देखकर वो इसे इग्नोर करती वापस सरदार की तरफ मुतवज्जो हुई थी। बाकी माय डियर क्रश, थैंक यू सो मच हमें एक नई जिंदगी देने के लिए। सब कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी क्योंकि मेरा इलाज बहुत महंगा है और इतने पैसे नहीं थे मेरे बाबा के पास कि वो मेरा इलाज करवा सके, लेकिन तुम मेरा इलाज करवा रहे हो, बल्कि मेरे साथ और भी कई लोगों का। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम अपने इन पैसों को हम पर खर्च कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें और पैसे देगा और जितने भी लोग इस दुनिया में बीमार है तुम इन सब की मदद करना। मेरी दुआ है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हों कि कोई भी मुझ जैसी लड़की इस बीमारी से ना मरे। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। वैसे देखते हुए बोले जा रही थी, जबकि दुआम हैरत से सुन रही थी। अब इसे सरदार की बात समझ में आ रही थी कि इसका यह गलत काम किस तरह से सही है, लेकिन जाते जाते इसने फिर से दुआम को जलाने वाली है हरकत भरपूर जोरों शोर से की थी। वो वापस से सरदार के बेड के करीब आती हुई इसके चेहरे से नकाब हटाकर फिर से इसके दोनों गालों पर एक के बजाय दो दफा प्यार करके गई थी। मुझसे बचकर रहना, मैं बड़ी हो जाऊंगी ना फिर मैं तुम्हें एक बार से डब्बे में पैक करके समुद्र के बीच में फेंक आऊंगी और फिर सरदार से शादी करूंगी। वो जानते बुझते एक दफा फिर से आग लगाने लगी तो दुआम को बस रोना ही आ गया था। गुड़िया, मुझे इसी डब्बे में पैक करके फेंक देना, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मेरा मतलब मुझे एक बीमारी है, मेरी सांसों की डोर इसकी सांसों के डोर के साथ जुड़ी हुई है। ये जहाँ जाएगी मुझे इसके साथ जाना होगा, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो परेशानी से बोला था, आपकी दवा। वो बच्ची हैरत से देखने लगी थी। क्या आप भी बीमार हैं? आपकी बीमारी तो बहुत खतरनाक लग रही है, इसका मतलब है कि स्टेरिल का आपके साथ होना बेहद जरूरी है। वो दुआम को देखते हुए बोली तो जहाँ इसकी स्टेरिल कहने पर वो मुंह बना गई थी वहीं से रखे अंदर से खुश भी कर दिया था। हाँ ना, इसके बगैर तो सांसें ही नहीं आएगी, मैं तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ भी हो, अगर ऐसी बात है तो मैं बड़ी होकर इसको भी साथ रख लूंगी। इसको मारने का इरादा कैंसिल हुआ। काफी सोच विचार के बाद बोली, जिस पर दुआम ने जहाँ मुंह बनाया था वहीं सरदार ने इसका शुक्रिया अदा किया था, जबकि थोड़ी ही देर में नस आते हुए इसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। तो ठीक है ना सरदार, तबीयत तो ठीक है तेरी? डॉक्टर ने क्या कहा? ये इसकी कोई 17 या
18वां इसकी कोई 17वीं या 18वीं काल में बैठते ही जहाँ दुआम खिलखिलाकर हंसी थी वहीं वो आंखें घुमा कर रह गया था। ये बाला यार मसला क्या है तेरे साथ, क्यों सुकून नहीं है तुझे? ना तो वहाँ कबीले में स्कूल से रहने देता है, ना अस्पताल में। अब बीवी के साथ कहीं हो जाने का सोच रहा हूँ तो वहां पर भी तू उंगलियां कर रहा है। क्यों सुकून नहीं है मेरे भाई, मेरी जान? तू मेरा जिगर है, मेरा दोस्त है, अम्मा मत बन मेरी। वो गुस्से से बोला था, जबकि अब वो सचमुच में तंग आ चुका था। जबकि दुआ को इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सरदार यार, एक तो मैं तेरी परवाह कर रहा हूँ, ऊपर से तू नखरे कर रहा है। मुझे तेरी परवाह है मेरे दोस्त, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? बाला तो चाहा बुरा माना गया था। पता है क्या कर, मैं तुझे लोकेशन सेंड करता हूँ, एक मौलवी पकड़ के लाओ और निकाह पढ़ा ले मुझसे। अरे खोते, इतनी परवाह मेरी बीवी मेरी नहीं कर रही जितनी तुझे हो रही है। सुकून से बैठ जाओ वहीं पर, वरना आकर एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे तेरा फोन नहीं आना चाहिए। वो फोन बंद करते हुए बोला तो बाला चाहा बुरा माना गया था। हद होती है किसी चीज की, एक तो परवाह करो, ऊपर से नखरे भी झेलो। वो मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए जुमरू को देखकर बोला, इसकी परवाह करने के लिए इसकी बीवी है, तू मत कर इसकी परवाह, तू इसकी परवाह कर मतलब डॉक्टर की। आज फोन कर, हो सकता है काल लग जाए। जुमरू ने इसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश की तो इसका जुमरू का आइडिया पसंद आया था। क्या आइडिया दिया है मेरे भाई? वो बेताबी से इसके पास आता इसकी पछानी चूम गया, जबकि जुमरू अपने माथे को ऐसे मसल रहा था जैसे खुदावासा बाला ने कोई गुनाह कर दिया और फिर उठकर बाहर निकल गया, क्योंकि शायद दूसरी तरफ से फोन लग गया था। हेलो, हाँ, क्यों कर रहे हो फोन? क्यों फोन कर रहे हैं आप मुझे? क्या मसला है आपके साथ? क्यों सुकून नहीं है आपकी जान को? आज इसकी पहली ही कॉल पर इसने फोन उठा दिया था, जबकि दूसरी तरफ से ये समझ करके वो इसे पहचानती है, इसके नंबर से भी वाकिफ है, फिर से इसे ब्लॉक नहीं किया, बाला को खुशी हुई थी। और फिर भी इसे ब्लॉक नहीं किया, बाला को खुशी हुई थी। मेरा मसला तुम हो, दिल जिगर गुर्दे सब तुम पर फिदा हो चुके हैं। बस बारात लेकर आने की बेताबी है, कोई रास्ता दिखा दो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। मेरे भाई की पुलिस स्टेशन का एड्रेस होगा ना, वहीं ले जाओ बारात। अच्छे से तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा स्वागत करेंगे। वो दांत पीस कर बोली थी, हाँ वहाँ का एड्रेस तो है मेरे पास, बारात लेकर भी मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वहाँ मेरी दुल्हन नहीं मिली तो मेरे साले का मैं क्या हाल करूंगा, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। पहले ही इसके जख्मों पर मरहम लगा रही हो, ये ना हो कि आपकी दफा वाले जख्म इसके मामू बने तक खत्म मामू बनने तक ना बढ़े। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता तुम्हारे भाई की तरफ से। वो भी इसके लहजे में जवाब दे रहा था, जबकि बेला का बस नहीं चल रहा था कि इसके फोन से निकालकर किसी दूसरे प्लेनेट में फेंक आए। क्या मसला है यार, क्यों मेरी जान को आए हुए हैं आप? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों जिंदगी हराम कब रखी है? यहाँ अस्पताल में भी मुझे परेशान करवा रहे हैं और फिर फोन पर भी मुझे तंग कर रहे हैं। आपको पता भी है यहाँ अस्पताल वाले मुझे किस तरह की नजरों से देख रहे हैं। इन सबको लगता है कि मेरा आपके साथ कोई अफेयर चल रहा है, मेरा किरदार मशकूक हो रहा है। ये लोग मेरे सिर्फ आपकी वजह से मेरा किरदार मशकूक कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ आपकी वजह से। मेरे मोबाइल को आप मेरी मर्जी के बगैर इस्तेमाल करते रहे हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ मेरे ऑपरेशन के दरमियान बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आए दिन जब आपका दिल चाहता है आप अस्पताल तशरीफ लेकर आ जाते हैं, जैसे सच में ये आपका ससुराल ही हो। आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आम होंगी जिनसे यकीनन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन यहाँ मेरी बदनामी हो रही है, मेरे किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे गलत किस्म की लड़की समझा जा रहा है। बड़े अस्पताल में आपकी डॉक्टर से तारीफ सुनकर मुझे यही लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं और एक नई काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में आप किसी विलन से कम साबित नहीं हो रहे। मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। अगर आपकी दुश्मनी मेरे भाई के साथ है तो वो दुश्मनी वहीं पर जाकर निकालें। मेरी जिंदगी क्यों आप तबाह कर रहे हैं? आपकी दफा गुस्से से बोलने पर आई तो फिर बोलती ही चलेगी बिना किसी लिहाज के, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ, मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ तुमसे। यकीन करो मेरा मकसद हरगिज वो नहीं जो अस्पताल के वो लोग समझे हैं। मैं तो बस मेरा पता करने के लिए आता था, तुमसे बात करने आता था, और मैंने कोई मजाक नहीं करा। मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ पहले, सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जल्द ही रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि अस्पताल में इन सब बातों को लेकर कोई और मतलब निकल आएगा। वो एक ही सांस में बोलता चला गया था, जबकि इसकी बात पर तो वेला भी हैरान रह गई। इसके अंदाज से यही लगता था कि वो इसके साथ फ्लर्ट करता है या सिर्फ वक्त गुजारी, लेकिन वो तो शादी का जिक्र कर रहा था। बेला का तो दिमाग ही घूम कर गया। अब क्या वो इतनी गई गुजरी है कि डाकू के साथ शादी करेगी? आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे लिए इस तरह की बात भी करने की? आपको क्या लगता है कि आप जैसा इंसान मेरी पसंद हो सकता है? मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक डाकू। कभी छोड़ो डॉक्टर की भी जोड़ी बनी है? नहीं बनी, अब बन जाएगी। वो इसकी बात काटते हुए बोला तो बेला को गुस्सा से बुरा हाल हो गया। शट अप, शट अप, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारी शादी हो सकती है? कम से कम दिल तो औकात देकर लगाते। वो बोली नहीं थी बल्कि चीखी थी, तुमको क्या लगा था 4 लफ्ज इंग्लिश के बोल को मुझे इंप्रेस कर लोगे? बेला अकरम नाम है मेरा, तुम जैसे 1000 आए और 1000 गए। बाला साहब, आज तक बेला अकरम ने किसी को मुंह नहीं लगाया। मेरी जिंदगी में जो भी आएगा वो मेरे जैसा होगा, तुम्हारे जैसा नहीं। इसके लिए आज के बाद ये बात सोच समझ कर कहना। मुझे लगा था ये मामला मैं खुद हार कर लूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बात मुझे मेरे भाई तक लेकर जानी ही पड़ेगी। वैसे वही तुम्हें तुम्हारी बेहतर औकात बताएंगे। वो गुस्से से कहती हुई फोन बंद कर चुकी थी, क्योंकि वो बस सुनता रहा था। जुमरू जो बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था ताकि वो आराम से बेला से बात कर सके, इसके मसलसल चुप रहने की वजह से अब उठकर अंदर आ गया था। क्या हुआ? क्या कहा भाई ने? क्या कहा भाभी ने? तू इतना परेशान क्यों है? वैसे देखते हुए सवाल करने लगा तो बाला ने एक नजर से देखा, फिर होटू को मुस्कुराहट की शक्ल में डाल दिया। निकाह से पहले जुबान काटनी पड़ेगी इसकी। बहुत तर कर रही थी, ज्यादा बातें तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे मेरी औकात बता रही थी। कह रही थी मैं डॉक्टर हूँ तुम डाकू। यार जुमरू, ये डॉक्टर और डाकू में क्या फर्क होता है? वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर मैदान की तरफ आने लगा था। मैंने तो नर्सरी में पढ़ा था कि डाल से डॉक्टर, डाल से डाकू। अगर सबक पढ़ाने वालों ने इनको अलग नहीं किया तो फिर भला क्या फर्क हो सकता है दोनों में? जुमरू ने एक लॉजिक दिया था, जबकि बाला ने हाँ में सर हिलाया, जैसे इसकी लॉजिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हो। क्या बात है जुमरू यार, तू तो बहुत होशियार है। मैं तो तुझे ऐसे ही पागल समझता था। आज
आज पता चला तेरा दिमाग कितना ज़्यादा काम करता है, चल इसी बात पर 2 कप चाय बना के ला, एक अपने लिए, एक मेरे लिए, तब तक मैं सदा से फ़ोन पर बात कर लूँ, पूछ लूँ इससे ठीक तो है ना? वो आँख दबा के शायद से बोला तो जुमरू नफ़ी में सर हिलाकर रह गया था, यार बाला तू सचमुच में इसकी अम्मा ही बन गया है, थोड़ी देर सुकून से दमाम के साथ रहने देना। इसको वो से देखते हुए बोला, जिस पर बाला ने नफ़ी में सर हिलाया था। अम्मा कहता है मुझे बच्चा है मेरा, एक माँ का फ़र्ज़ होता है वो अपने बेटे की खैर-खैरियत पूछे। अब अगर इसकी बीवी आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके माँ का हक ख़त्म हो गया। मैं तो बार-बार फ़ोन करूँगा, आखिर मेरा बच्चा है, मुझे फ़िक्र है इसकी। वो कहते हुए फ़ोन लेकर वापस एक साइड पे चला गया था, जबकि जुमरू नफ़ी में सर हिलाता किचन की तरफ चला गया था। डाकू जी इन बच्चों को क्या बीमारी है और इनके इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए? हल्की-हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जबकि बारिश की वजह से कच्चा रास्ता अपनाने के बजाय इसने मेन सड़क पर गाड़ी डाल दी थी। वैसे इसका कबीले में जाने का रास्ता कच्ची सड़क पर था और वो रास्ता बहुत छोटा था और ये सड़क वाला रास्ता बेतहाशा लंबा, जिसकी वजह से वो हमेशा वही रास्ता अपनाते थे। लेकिन बारिश की वजह से वो रास्ता काफ़ी बुरी हालत में आ जाता था और बारिश की वजह से ये लंबा रास्ता भी काफ़ी बुरी हालत में होता था। लेकिन ये एक पक्की रोड थी, इसलिए इसने अंदर से जाना मुनासिब समझा। जब अचानक ही टॉम ने सवाल किया, मेरा सोना मुखड़ा, इस बीमारी में बहुत पैसा लगता है, लेकिन ये गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। आजकल ये बीमारी 6 से लेकर 15 साल की बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, बल्कि आजकल नहीं, बहुत अरसे से इसमें जिस्म से सारा खून खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का अंदरूनी निज़ाम काम करना छोड़ देता है। इसके लिए बहुत सारा पैसा दरकार होता है। इस बीमारी में जिस्म को बहुत सारी चीज़ें काम करना छोड़ देती हैं, इन्हें वापस एक नए अंदाज में काम करवाया जाता है। इसके लिए एक टेस्ट में तकरीबन लाखों का खर्चा हो जाता है। अब तुम ही बताओ, एक दिहाड़ीदार मजदूर इतनी बड़ी रकम का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे करवाए? कोई आम इंसान इस बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता। तभी ऐसे लोगों के लिए हमें बनाया गया है, ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। तुमने इस बच्ची को आम हालत में देखा है, कभी इसकी बीमारी की हालत में देखना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग कितनी तकलीफ में होते हैं। एक आम इंसान इसको तकलीफ को सोच तक नहीं सकता, जितनी ये बच्चियां वो तकलीफ सहती हैं। हर महीने पाकिस्तान में इस तरह के 30 से 40 केसेस निकलते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज सिर्फ इस अस्पताल में है, इसीलिए वो सारे केसेस यहीं पर आते हैं और इस अस्पताल की इंतजामिया हमें इस चीज़ के बारे में बताती है, जिसके बाद हम पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का इलाज आम लोग नहीं कर सकते। इन लोगों को यहाँ से दूसरे मुल्क में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इनके ऑपरेशन वगैरह होते हैं। मैंने ये जिम्मेदारी ली है सज्जन साई, और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। यकीन करो, मैं ये काम किसी गलत मकसद के लिए नहीं करता। इन सब चीज़ों में मेरा एक खास मकसद छुपा हुआ है। वैसे देखते हुए बोला, जिस पर हमने हाँ में सर हिलाया। किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देना, ये कहाँ का इंसाफ है ठाकुर जी? मैं मानती हूँ आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन ये काम खतरनाक है और इसमें आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। क्या आप नहीं जानते कि ये सब कुछ आपके लिए किस तरह नुकसानदायक हो सकता है? पहले ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आम होती होंगी, लेकिन अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी नहीं जुड़ी, बल्कि मैं भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर बात आप पर आएगी तो मैं यही कहूँगी, मुझे सबसे पहले अपना शोर चाहिए सही सलामत, बाकी किसी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि इन बच्चियों की बीमारी का सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ या मेरे दिल में इनकी ज़िंदगी और बीमारी के लिए हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे पूरी दुनिया में या आप में से किसी को चुनना पड़े तो मैं आपको चुनूंगी, दुनिया को नहीं। आप बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, बेशक नए काम कर रहे हैं, लेकिन आपका रास्ता गलत है। इस दुनिया में कम लोग तो नहीं होंगे जो इस तरह के लोगों की मदद करते होंगे। मैं जानती हूँ पाकिस्तान में हज़ारों के हिसाब से इदारे हैं जो आम गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। क्या हम इनके थ्रू इन बच्चियों की मदद नहीं कर सकते? ज़रूरी है कि आप अपनी जान पर को हथेली पर लेकर घूमें? ठाकुर जी, मुझे एहसास है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर इस सही में अभी आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने फर्ज से पीछे हट जाऊँ? कार्य आहिस्ता आहिस्ता रोड पर चल रही थी। वो इसकी सारी बातों को समझना चाहता था, लेकिन वो इसका एक बात को समझने को तैयार नहीं थी। जो हम इस मामले में खुद गर्ज होकर सोचेगी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे अपने साथ अस्पताल लेकर आने का मकसद यही था कि वैसे बता सके कि वो गलत काम ज़रूर करता है, लेकिन किसी गलत मकसद के लिए नहीं। लेकिन दुआम की सोच अलग थी, बहुत अलग थी। वो पहले अपने बारे में सोच रही थी। अगर इस तरह के दारे आगे आते या फिर इन तरह के लोगों के पैसे हराम रास्तों पर ना जा रहे होते तो यकीन मानो मैं सबसे पहले इन लोगों से रब्ता करता। पाकिस्तान में हर साल लाखों के हिसाब से डोनेशन की जाती है, करोड़ों के हिसाब से यतीमों और गरीबों पर पैसा लुटाया जाता है, लेकिन वो पैसा गरीबों और यतीमों तक पहुंचता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। ये जो बड़े बड़े एनजीओस हैं जहां पर गरीब लोगों की मदद की जाती है, लेकिन ये बात भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि हमारा सारा सिस्टम ही करप्ट है। यकीन जानो, तुम अगर इन्हें अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर देती हो तो ये सिर्फ 1 रुपया इन गरीबों पर खर्च करेंगे, बाकी पैसे ये अपनी जेब में डालेंगे और इन गरीबों पर खर्च हुआ वो एक पैसा न्यूज़ चैनल पर हेडलाइंस के तौर पर चलाया जाएगा। बेशक वो पैसा इनके लिए किसी तरह मददगार साबित ना हो, लेकिन जगह जगह इनके इंटरव्यूज़ ले जाएंगे, इन्हें दुनिया के सामने जलील और रुस्वा किया जाएगा। इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जो दिल से इन लोगों पर खर्च करते हैं, लेकिन वो ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि इनकी दी हुई रकम हकदार तक पहुंची भी है या नहीं। यहाँ खरीदारी पर 10 तरह के अफसरान हैं। पहले रकम एक आदमी तक जाएगी तो वह आधी कर दी जाएगी, करके दूसरे तक पहुंचाई जाएगी, दूसरा आदमी आधी करके तीसरे तक पहुंचाएगा, तीसरा आदमी करके चौथे तक पहुंचाएगा। जब तक वो रकम हकदार तक पहुंचेगी तब तक या तो वो हकदार मर चुका होगा और अगर जिंदा हुआ तो वो रकम इसके किसी काम की नहीं होगी। वो इस हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो खामोशी से इसे सुन रही थी। समझ रही थी या नहीं वो नहीं जानता था, लेकिन वो समझना नहीं चाहती थी, इतना तो वो अंदाजा लगा चुका था। सृजन साई, मुझे खुशी होगी
मुझे खुशी होगी अगर तुम इस मामले में मेरी ताकत बन जाओगी तो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई गोली मुझे छूकर नहीं गुजरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे मौत आएगी तो तुम्हारी जुदाई से आएगी, किसी की गोली से नहीं। क्या तुम मुझसे वादा नहीं कर सकती? तो मेरे हाथ कदम पर मेरा साथ निभाओगी? वो इसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बोला। तो इसने एक नजर से देखा, वो जानता था कि वो डर रही है, घबरा रही है, इसके पास कोई नहीं है सिवाय इसके। लेकिन इनका भी तो कोई नहीं था जिनका वो सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका साथ निभाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा, अब कोई गली आपको छूकर नहीं गुजरेगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अब कभी भी आप पर इस तरह का कोई भी हमला हुआ तो आप इसी दिन ये सब कुछ छोड़ देंगे। अगर आपके जिस्म के पर कोई भी जख्म आया तो मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगी। वो जैसे हार मानते हुए बोली तो सरदार नरमी से मुस्कुराता गाड़ी की एक तरफ रोकते हुए इसे थामकर अपने सीने से लगा गया था। मेरा मासूम साईं सच में बहुत मासूम है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सरदार को कोई गोली छूकर नहीं गुजरेगी, कोई जख्म नहीं होगा, जैसे तुम्हारे डाकू जाएगा वैसा ही लौट कर आएगा। अब मैं पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखूंगा क्योंकि मेरा भोला साईं मेरा मुंतजर होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारी खातिर। वो इसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए इसे अपने साथ लगा गया था, जबकि बारिश की शिद्दत और तेज हो चुकी थी। ये बारिश के आज रुकने का कोई इरादा नहीं रखती। वो गाड़ी की शीशी चढ़ाते हुए सवाल करने लगा तो दुआम ने कंधे उचकाए थे। रात के 7:30 बज रहे थे, लेकिन ऐसी अंधेरी छा चुकी थी जैसे रात 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। मुझे नहीं लगता आज ही इस बारिश के रुकने के चांसेस है। वह बाहर देखते हुए बोली, जबकि सरदार को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। और इतनी तेज बारिश में गाड़ी चलाना भी काफी मुश्किल लग रहा था, इसलिए गाड़ी एक तरफ रोकते हुए वो वहीं पर रुककर बारिश के खत्म होने का इंतजार करने लगे थे। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही डाकू जी। दुआम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सड़क पर पानी जमा हो चुका था और तेज बूंदे मसलसल शीशों से टकरा रही थी। कोई बात नहीं, हमें क्या जल्दी है सजन साईं, ये भी तो कुदरत का हसीन मंजर है, देखो तो हर बूंद कैसे रक्स कर रही है। सरदार ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा था। दुआम ने एक गहरी सांस ली। बारिश की मिट्टी खुशबू गाड़ी में बढ़ गई थी। अचानक इसने दरवाजे का लॉक खोल दिया। क्या कर रही हो मेरा सोना मुखड़ा? सरदार ने हैरत से पूछा। मेरा दिल कर रहा है इस बारिश में भीगने को डाकू जी, आप भी चलें कि मेरे साथ? इसकी आंखों में एक मासूम सी फरमाइश थी और इसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। तुम कहो और मैं ना चलूं? चलो सजन साईं, इस खूबसूरत सी बारिश को तुम्हारी मौजूदगी में मजीद खूबसूरत बना देते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतर गए थे। इस बारिश ने फौरन इन्हें अपनी लपेट में ले लिया था। तो हमने अपने बाजू फैलाए और आसमान की तरफ मुँह करके बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। इसकी खुशी बारिश के शोर में घुल गई थी। कितना अच्छा लग रहा है डाकू जी, आप कभी नहाए हैं इस तरह बारिश में? वो चहकी। सरदार इसे देखता रहा। इसके भीगे बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। इसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बेख्तियार इसकी तरफ खींचा चला आया था। नहीं जानबूझकर तो कभी नहीं नहाया, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से अगर भीग जाऊं तो कभी बुरा नहीं मनाया। वो मुस्कुराकर इसे अपनी बाहों में लेते हुए इसे अपनी तरफ खींच चुका था। बारिश की परवाह किए बगैर इसने इसे अपनी बाहों में घुमाया। दुआम की हंसी और तेज हो गई। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, जैसे इस वक्त दुनिया में सिर्फ वही दोनों हूँ। मैं कभी भी नहीं नहाई। जब भी बारिश होती है ना, इतने सारे काम निकल आते थे। वो चारों एक दूसरे के साथ खूब मस्तियां का मजाक करती थी। इन्हें कभी मेरी कमी महसूस ही नहीं होती थी, या शायद वो मुझे नोट ही नहीं करती थी कि मेरा भी दिल करता है बारिश में भीगने का। वो एक दफा फिर से अपनी महरूमियों बताने लगी तो सरदार ने इसके माथे पर अपने लब रख दिए थे। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो सजन साईं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। तुम आजाद हो, तुम्हें कोई किसी काम के लिए नहीं रोकेगा। तुम सरदार की जान हो, मेरी सांस हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। और वो इसके चेहरे को थामते हुए इसके चेहरे के हर नक्श पर बारी बारी अपने लब रखने लगा। बारिश की हर बूंद इनकी जिस्म से टकराकर एक सनसनी पैदा कर रही थी। सरदार ने दुआम का हाथ पकड़ा, इसे सड़क के किनारे ले आया जहां पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले इस भीगी सड़क पर चलने लगे, जबकि वो अपना सारे से कपड़ा खोल चुका था। इसका चेहरा इसके सामने आ चुका था, जबकि बाल पूरी तरह से भीगी गए थे। बराकू जी, आपके बाल कितने प्यारे हैं, आज तो आप बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह जैसे लग रहे हैं। तो हमने शरारत से कहा। सरदार ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत झलक रही थी। वह इसके हीरो की तरह जो इस दिन तुम टीवी में देख रही थी वो घूर कर बोला। तो द्वाम खिलखिलाकर हंसती नफी में सर हिला गई थी। जी, जल कुकर ही बने रहिएगा, मैंने आपकी तारीफ की, अब आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। वह जैसे से असूल बता रही थी, जिस पर सरदार ने हल्का सा सर हिलाया। और तुम मेरी जान किसी परी से कम नहीं लग रही। ये बारिश तो तुम्हारे हसन को और भी निखार रही है, लेकिन मुझे वो हीरो पसंद नहीं जिसके जैसा मैं लग रहा हूँ। सरदार मुंह बनाकर बोला तो वह खिलखिलाकर हंसी थी। नहीं, आप इस हीरो जैसे नहीं लग रहे, आप मेरे हीरो जैसे लग रहे हैं। वो इसकी कमीज के बटन को पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचने लगी तो सरदार जैसे धागे से लिपट कर इसकी तरफ आ गया था। सरदार ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा। बारिश की बूंदें इसके चेहरों पर गिर रही थी। इनके दरमियान सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। वैसे इतनी तारीफ मैंने जबरदस्ती ली है। वह खिलखिलाकर हंसी तो सरदार भी इसकी खिलखिलाहट को खूब साथ देता इसके गालों पर अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था। कबीले में चलो, अपने कमरे में चलकर तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें जबरदस्ती तारीफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी सांस सांस तुम्हारे गुन गाएगी। सरदार ने धीरे धीरे इसके करीब आते इसके भीगे हुए लबों पर अपने लब रख दिए। ये बस बारिश की तरह ही बेसाख्ता और बरजोश था। इसके जिस्म एक दूसरे से लिपट गए और बारिश का शोर इनके धड़कते दिलों की आवाज में डूब गया था। कुछ देर बाद जब बारिश की शिद्दत कुछ कम हुई तो वो दोबारा गाड़ी में बैठ गए। इनके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन इनके दिल मोहब्बत और खुशी से लबरेज थे। दुआम ने अपना सर सरदार के कंधे पर रखा और वो खामोशी से गांव की तरफ रवाना हो गए। बारिश अब
अब भी जारी थी, लेकिन अब इसकी आवाज़ में एक सुकून था, जैसे वो भी इनकी मोहब्बत की गवाह हो। बारिश की शिद्दत में कुछ कमी आ चुकी थी, लेकिन बूंदें अब भी मुसलसल गिर रही थी। सरदार की जीप अब कच्चे पथरीले रास्तों पर हिचकोले खा रही थी, जो बारिश की वजह से मजीद फिसलनज़दा हो चुके थे। तो हम सरदार के पहलू में बैठी भीगी हुई खिड़की से बाहर धुंधले मंजल देख रही थी। गाँव की तरफ का रास्ता हमेशा से दुश्वार गुजर था, लेकिन आज इस बारिश ने इसे एक नई सतह पर पहुंचा दिया था। डाकू जी, ये रास्ता तो और भी खतरनाक हो गया है बारिश में। तो हमने इस कदर परेशानी से कहा। सरदार ने हाथ से स्ट्रिंग पर गिफ्ट मजबूत किया, दूसरे हाथ से दुआम का हाथ थमकर तसल्ली दी। फिक्र ना करो सर, मेरा सजन साईं, मैं हूं ना, ये रास्ता मेरे लिए नए नहीं है। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक दाएं जानब से एक तेज रोशनी इनकी तरफ बढ़ी। उससे पहले कि वो कुछ समझते, एक गोली जीप की पिछले शीशे से टकराई, उसे चकनाचूर कर गई। नीचे झुको दुआम। सरदार ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए दुआम को अपनी तरफ खींचा और इसे सीट के नीचे धकेल दिया। इसी लम्हे बाएं जानब से भी एक गाड़ी नमादर हुई और इस पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये लोग कौन है डाकू जी? दुआम की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। पता नहीं, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं लगते, ये कोई और डाकू का गिरोह है। सरदार ने दांत पीसते हुए कहा। इसने जीप की रफ्तार बढ़ा दी और गाड़ी पथरीले रास्तों पर फिसलती हुई आगे बढ़ी। पहाड़ी इलाका था, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पत्थरों की दीवारें। बारिश की वजह से पत्थरों पर फिसलन बढ़ गई थी और टायर बार बार फिसल रहे थे। सामने से एक और गाड़ी नमादर हुई, जिसमें से कुछ मुसल्लह अफराद इनकी तरफ गोलियां बरसा रहे थे। सरदार ने तेजी से स्ट्रिंग घुमाया और जीप को एक तंग मोड़ पर ले गया, जहां से गोलियां चलाने वालों का निशाना बनाना मुश्किल था। डाकू जी, ध्यान से, तो हमने गाड़ी चलाते हुए कहा। जब एक जीप बड़े पत्थर से टकराते टकराते बची। सरदार ने एक हाथ से जीप को संभाला, दूसरे हाथ से अपनी बंदूक निकाली। अंधेरा और बारिश होने की वजह से इसका निशाना हद नहीं हुआ था। इसने बगैर देखे गोली चलाई और सामने वाली गाड़ी का एक टायर फट गया। गाड़ी लड़खड़ाती हुई खाई की तरफ जाने लगी। तो हमको कुछ नहीं होना चाहिए, सरदार पर बढ़ाया। इसकी सारी तवज्जो तो पर थी। इसे किसी भी सूरत में इसे महफूज रखना था। पीछे से गोलों की टापू की आवाज़ आने लगी। डाकुओं का एक गिरोह घोड़ों पर सवारी के पीछा कर रहा था। इसके हाथों में बंदूकें थे और वो मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। गोलियां जीप के अंदर से गुजर रही थी, कुछ जीप की बॉडी पर लग रही थी और दांत की तेज आवाज़ पैदा कर रही थी। दुआम, नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे रहो, सर मत उठाना। सरदार ने से मजीद नीचे धकेलते हुए कहा। इसने जीप को एक और तंग मोड़ पर मोड़ा, जहां रास्ता कीचड़ से बड़ा हुआ था। जीप फिसलती हुई आगे बढ़ी थी, लेकिन सरदार ने इसे गिरने से बचा लिया। इसने एक और गोली चलाई। इस बार घोड़े पर सवार एक डाकू निशाना बना और वो अपने घोड़े से गिर गया। इसके साथियों ने गुस्से में आकर फायरिंग तेज कर दी थी। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे डाकू जी, दुआम ने खौफजदा होकर कहा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा सज्जन साईं, जब तक सरदार जिंदा है तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सरदार जैसे जुनूनी हो रहा था। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए होती है। एक गोली जीप के दरवाजे से टकराई और इसका एक हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया। सरदार ने तेजी से दुआम को अपनी तरफ खींचा और इसे अपने जिस्म में डांप लिया। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं ठीक हूँ डाकू जी, आप अपना ख्याल रखें। सरदार ने दोबारा बंदूक उठाई और पीछे से आने वाले गाड़ी पर फायर किया। इसका निशाना इतना पक्का था कि इसने ड्राइवर को निशाना बनाया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरती एक ट्रक से जा टकराई। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मजीद घोड़े और गाड़ियां इनके पीछे कर रही थी। पहाड़ी रास्ता मजीद तंग होता जा रहा था और बारिश की वजह से फिसलन बढ़ती जा रही थी। सरदार ने जीप को एक पथरीले रास्ते पर चढ़ाया, जहां से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। जीप लड़खड़ाई। एक लम्हे के लिए लगा के बखाई में गिर जाएगी, लेकिन सरदार ने पूरी महारत से इसे संभाल लिया। ऊपर से पत्थर गिरने की आवाजें आने लगी। डाकू ने ऊपर से भी इन पर हमला करना शुरू कर दिया था। सरदार ने तेजी से जीप को एक कारनुमा जगह की तरफ मोड़ा, जो इन्हें आर्जी पनाह दे सकती थी। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, गोलियां इनके पीछे से गुजर गई। जीप गार के अंदर रुकी। सरदार ने जल्दी से दुआम को अपनी बाहों में लिया और इसे मजीद अंदर की तरफ ले गया। बारिश की बूंदें अब भी गार के दहाने पर गिर रही थी, लेकिन अंदर वो कदरे महफूज थे। हम महफूज हैं डाकू जी, दुआम ने सरदार के सीने से लगकर पूछा। अभी नहीं, लेकिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। सरदार ने अपनी बंदूक दोबारा लोड की और गार के दहाने की तरफ देखा। बारिश और अंधेरे में डाकुओं की शक्लें धुंधली नजर आ रही थी। इनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, वह इन्हें तलाश कर रहे थे। सरदार ने गहरी सांस ली। इसकी साइड वो जो दुआम पति से किसी की कीमत पर बचाना था। वो गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा रहा था जब अचानक एक बार फिर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहली गोली जीप के पिछले शीशे से टकराई, से चकनाचूर कर दिया। दूसरी गोली सामने वाले शीशे पर लगी, जिससे इसमें एक बड़ा सुराख हो गया। नीचे झुको दुआम। सरदार ने पूरी कुव्वत से चिल्लाते हुए दुआम को अपनी तरफ खींचा और इसे एक बार फिर से सीट के नीचे धकेल दिया। इसी लम्हे बाएं जानब से एक गाड़ी नमादर हुई और इन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियां जीप के इंजन पर लगने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ धुआं उठा और जीप हिचकोले खाते कर रुक गई। इंजन ने आखिरी हिचकी ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। जीप क्यों रुक गई डाकू जी? दुआम की आवाज खौफ से कांप रही थी। शिट, सरदार ने दांत पीसते हुए कहा। सामने से आने वाली गाड़ी से मजीद मुसल्लह अफराद उतरे और इनकी तरफ बढ़ने लगे। पीछे से गोलों की टापों की आवाज आने लगी। डाकू का एक गिरोह घोड़ों पर सवार इनका पीछा कर रहा था। गोलियां अब भी जीप पर बरस रही थी। दांत से दांत टकराने की आवाज, तेज आवाजें खौफनाक माहौल को मजीद पुरतशद्दद बना रही थी। दुआम, जल्दी चलो, मेरे साथ आओ। सरदार ने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और दुआम को खींचकर बाहर निकाला। बारिश की ठंडी बूंदें इनके चेहरों पर पड़ने लगी, लेकिन इस वक्त इन्हें सिर्फ जान बचाने की फिक्र थी। सरदार ने दुआम का हाथ पकड़ा, उसे तेजी से सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर की तरफ ले गया। यहाँ छुपी रहो जान साईं, सर
बिल्कुल भी मत उठाना, मैं इन्हें देखता हूँ। इसने दुआम को पत्थर के पीछे धकेला। इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, वो इसे इस मुसीबत से निकालना चाहता था और बस। इसके लिए ये दुआम से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं था। सदार ने अपनी बंदूक निकाली, मैगज़ीन फिर से लोड की। गोलियों की ठंडी दाद इसकी हथेली में महसूस हुई। इसने एक लम्हे के लिए दुआम की तरफ देखा, फिर तेज़ी से पत्थर की ओर से बाहर निकला। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन इसकी नज़रें सीधी अंधेरे में छुपे दुश्मनों पर थी। कौन हो तुम लोग? सरदार की गरजदार आवाज़ बारिश के शोर में गूंजी। जवाब में गोलियों की एक और बौछार हुई, लेकिन सरदार बिजली की तेज़ी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। इसने अंधेरे में ही निशाना बांधा और फायर किया। एक बुलंद हुई और सामने से एक शख्स लड़खड़ा कर गिर गया। सरदार तेजी से इसकी तरफ आया, इसका बाजू पकड़ा और इसे हाथ से बंदूक छीन ली। बताओ कौन हो तुम लोग, किसके कहने पर आए हो? सरदार ने इसकी गर्दन पर बंदूक रखते हुए कहा। हम वो शख्स दर्द से करा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, एक और गोली अंधेरे में आई और सीधी इसकी सर में पेवस्त हो गई। वो वहीं पर ढेर हो गया। मसलसल वादी में गोलियों की आवाज़ गूंजने की वजह से दुआम बहुत ज़्यादा डर रही थी। हर गोली की आवाज़ इसके दिल में धस रही थी। जब अचानक से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक गोली की आवाज़। अंधेरे में तेज़ बारिश में इस तरह की चीख सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। इसके ज़हन में एक ही ख्याल था कि इसके डाकू को कुछ हो गया है। खौफ के मारे इसकी आंखें बंद होने लगी और वहीं पत्थर के पीछे बेहोश होकर गिर गई। तो गाइस, ये थी आज के एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा